आज हम फिनिश करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर। इस चैप्टर से सिंपली बता ही रहा है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेंगे ताकि वो ऑफस्प्रिंग जनरेट करें और अपनी एक टाइप से लाइफ एक्सटेंड करें इन अ फॉर्म देयर जेनेटिक कोड, है ना। सो आओ देखते हैं क्या है। ये सारे रंग बिरंगे नोट्स तुम्हारे लिए मैं बना के रखा हूँ, सो डोंट वरी, उसको भी दिखाऊंगा मैं। अभी देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब सब टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पिछले 10 साल में 14 क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी 12 से 15 है, ठीक है, दोनों मिला के। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैमेटोजेनेसिस से भी बहुत बार आया है। और मेल का एक्सेसरी डक्ट वाले कैसे हैं। गैमेटोजेनेसिस में तो तुमको पता है वो माइटोसिस मियोसिस कहाँ पे कौन सी स्टेज में हो रही है फीमेल का, वो पूछा जाता है। प्रेगनेंसी में तुमको पता है कि वो एक्सक्लूसिव हार्मोन कौन से हैं, एच सी जी, एच पी एल वाला, और डेवलपमेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी कौन से रीजन में कब हो रहा है, और क्लीवेज डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कौन सा स्टेज उससे चिपकता है, ब्लास्टोसिस्ट है, मरूला है एंड ऑल, है ना। इम्प्लांटेशन पे वही। सो रिप्रोडक्टिव पे वही डक्ट वाला है पार्टीशन। और पाचुरेशन पे जो है मेरा, इस पे तुम्हारा बहुत बेसिक बेसिक सा पार्ट है कि ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है उसके बारे में। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बारे में बस एक बार क्वेश्चन आया गया था, वो भी एक ही बार, है ना। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी पिछले 10 साल में दिखाई नहीं गया है उस पार्ट पे, ठीक है। बट स्टिल ये मेरे को लगता है कि अगर स्टेटमेंट बनाना चाहे तो काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है इनसे, ठीक है ना। लाइक अभी मैं कैसे ही बताऊँ, आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है तुमको, ठीक है। सो हमारा फ्लो जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ख़त्म करने के लिए, सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ठीक है ना। कि कौन कौन से इवेंट हमें करने पड़ेंगे तभी जाके एक बच्चा पैदा होगा, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या उसके अंदर एक्सेसरी डक्ट्स हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, ठीक है। सेम एज फीमेल का पार्ट पढ़ेंगे पूरा हम। इसके बाद हम गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे कि एक्चुअल में गैमीट बनना कब शुरू होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है कि कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑक्सीटोसिन की मतलब दुनिया भर के जो हार्मोन्स है, एल एच एफ एस एच, उनकी पीक्स के बारे में देखना है, ठीक है। और क्राइंग फेज, फॉलिकुलर फेज, हीलिंग फेज, इनका अदर भी नाम है। क्राइंग फेज, हीलिंग फेज, ओव्यूलेटरी फेज की मतलब डे -14 करते हैं। और ये जो ल्यूटल फेज है ये फिक्स होती है 14 डेज की। आगे आगे, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है भाई, जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज, ये सारी कौन कौन से स्टेजेस आ रही है उसके बारे में, ठीक है। सो 3 से 5 क्वेश्चन इजीली तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भाई ये चैप्टर हम लोग का फेवरेट चैप्टर हुआ करता था बचपन में, है ना। हाँ, मेरा तो हुआ करता था। सो ये सारे रंग बिरंगे नोट्स हैं, अगर तुमको देखना है तो तुम देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने तुमको अभी एनसीईआरटी के साइड में हैंड रिटन फॉर्म में करा दिया है, ठीक है। सो ये एक्सेसरी डक्ट वाला ये तुम लिख लो कहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिपीटेडली आया हुआ है, ठीक है। बाकी स्क्रोटम का तो तुमने 9वीं पे ही पढ़ा है कि भाई 2 से 2.5 डिग्री कमी चाहिए। और ये पेयर्ड वेयर्ड भी तुमको पता ही है कि सिंगल प्रोस्टेट है, बाकी सब डबल है ना। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या, कुछ नहीं, वही है कि इसके अंदर गैमीट ओमीट बचपन से ही बनने लगता है। और ये सारी लेयर्स हैं, ठीक है। अब इनको लेयर का क्या याद करने का ट्रिक है वो भी बता चुका हूँ मैं तुमको, ठीक है, मतलब, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसका भी तुम स्क्रीनशॉट देख सकते हो अगर तुम्हें देखने का मन है, ठीक है। बाकी मैं तुमको करा रखा हूँ तो तुम ये मत सोचना कि बिना समझाए आगे बढ़ा दे रहा है ना। बाकी ये जो आउटकम है ये बस इंपॉर्टेंट है, इसको तुम अच्छे से पढ़ लो कि इसमें अनइक्वल डिवीजन है, इसमें 4 मोटाइल है, इसमें एक बड़ा और नॉन मोटाइल है फीमेल का गैमेट, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं ये, हाँ मेंस्ट्रुएशन का है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे चिपका लेना चार्ट वार्ट, एकदम मज़े मज़े में, है ना। बहुत सुंदर बनाया हूँ मैं, आई नो। इसके बाद ये वाला इम्प्लांटेशन कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में है, ठीक है ना, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, सेल साइकिल है। इसके बाद ये प्लेसेंटा का रूल क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम स्क्रीनशॉट ले ही लो, अभी ले लो भाई, है ना। इससे लाइक भाई हर बार जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हर बार पूछा गया है कि कौन से महीने में क्या नई नई चीज़ें उग रही हैं उस बच्चे में, या फिर कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, है ना। सो ये सारी बातें हैं, ठीक है। बाकी ये लैक्टेशन और पाचुरेशन चाइल्ड बर्थ में क्या है, हाँ इसका भी रख लेना, इसमें मेजर मेजर सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर दिया है मैंने, ठीक है ना। नीट में कौन कौन से फैक्ट आते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है, कि हार्मोन्स कौन से हैं, कौन कौन से हार्मोन्स का क्या रोल है वो भी लिखा हुआ है, और लोकेशन भी लिखी हुई है। तो तुम भाई अगर ये रिवाइज कर लेते हो ना तो तुम्हारा भाई इतना रैपिड रिवीजन होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लाइक इस चार्ट बस से अगर तुम करोगे तो तुमको आधी से ज़्यादा चीज़ें अपने आप क्लिक करेंगी, है ना। अभी उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं नहीं पता, पर हाँ काफ़ी अच्छी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना।
सो अभी हम बात करते हैं एक्चुअल में होता कैसे है। वही जेनेटिक कोड वगैरह के बारे में बता दिया हूँ कि बेसिकली अपनी जेनेटिक लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए डिसेंडेंट और एंसेस्टर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सो ह्यूमन एक टाइप का मैमल है जो कि क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये विवीपेरस है, मीन्स डायरेक्टली बच्चा पैदा हुआ, यंग वंस उसी की तरह सेम ही है। ऐसा नहीं कि मेटामॉर्फोसिस करेगा, पहले कुछ और लग रहा है बाद में कुछ और, ना भाई। जैसा इंसान है वैसे ही लगेगा कि हाँ, तुम देख के बता सकते हो ये इंसान का बच्चा है, ठीक है। इसके बाद मैमल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है। मैमल्स कौन होते हैं, मेमोरी ग्लैंड वाले, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। पर भाई ये एक अजूबा है ऑर्निथोरिंकस, जो कि एनिमल किंगडम और इवोल्यूशन चैप्टर में आता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बना दिए जाते हैं ना, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी। सो अगर तुमको को बोल दिया कि ऑल मैमल्स आर विविपेरेटरी इट इज मस्ट करके, तो आंसर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट में मस्ट लगा दिया है, वेयर एज एक्सेप्शन यहाँ पे है, ठीक है। सो ऑर्निथोरिंकस एक प्लेटिपस मास है जिसके अंदर भाई दोस्तों 8 अलग अलग टाइप के डीएनए हैं। लाइक ये बिजली भी छोड़ सकता है, स्मेल भी कर सकता है, और मेमोरी ग्लैंड भी इस पे भाई बहुत अजूबा है ये। इसके बारे में कभी मैं ध्यान से बताऊंगा बैठ के आफ्टर नीट, ठीक है। सो अगले करेगा ये, इसलिए हम इसको एक्सेप्शन में डाल रहे हैं, ठीक है। सो इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसमें क्या क्या है, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म ओवम का वही गैमेट बनना है ना। और इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, सिंपल सी बातें हैं। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, मरूला के बाद ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस जाके एंडोमेट्रियम की वॉल पे चिपक जाता है, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियम की वॉल पे नहीं चिपकता है, कहीं और पे चिपक जाता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब या फिर और भी मायोमेट्रियम करके होता है एक चीज़, वहाँ पे अगर चिपक जाता है तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी कंडीशंस बन जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेटल टू डेथ होती हैं, ठीक है ना। उसमें लाइक ना बच्चे को प्रॉपर स्पेस मिलती है फिलोपियन ट्यूब पे ग्रो करने की, तो वो सबसे पहला फेटल हो गया कि बच्चा तो मर ही जाएगा 100%। उसके बाद फीमेल जो रहती है, जो कि कंसीव करके रखी है उस बच्चे को, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है। इसलिए ना चाहते हुए भी इसमें अबॉर्शन इज़ द बेस्ट, ताकि वो एटलीस्ट माँ को तो बचा पाए, ठीक है। इसके बाद जेस्टेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, और पाचुरेशन तुमको पता है, चाइल्ड बर्थ, ऑक्सीटोसिन दबा की चाहिए, है ना, HNP, बाकी आगे चीज़ें हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग होगा, ठीक है ना। मेल के अंदर स्पर्म भाई, अगर तुम 70 साल के अंकल जी को देख रहे हो और 18+ कोई अगर बॉय है उसको देख रहे हो, सो स्पर्म दोनों में बन रहा है, ठीक है ना। पर एक बहुत ज़्यादा की इंपॉर्टेंट रोल है कि 70 साल के जो अंकल है उनके अंदर भाई स्पर्म की क्वालिटी इतनी घटिया है कि वो फर्टिलाइजेशन होना इज इम्पॉसिबल। क्या तुम मजाक में ले रहे हो भाई? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इतना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रहता है कि इतने सारे, भाई इमेजिन 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनाने की जरूरत पड़ रही है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि होगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो। सो इसलिए जो रहता है अपना मेल में, वो स्पर्म लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है। और फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवा और फॉर्मेशन होती हैं, सारी फिक्स चीज़ें। सो देखो, स्पर्म में क्या है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ड्यू टू हॉस्टिलिटी ऑफ वेजाइनल ट्रैक्ट एंड ऑल, दुनिया भर के एसिड और माइक्रोफेजेस, एंटीबॉडी, ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है ऐसा करके जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है भाई, ऐसी तैसी कर देता है बेचारों की, ठीक है, स्पर्म से। सो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारे नंबर होने में, 200 से 300 मिलियन। वेयर एज अगर एग की बात करता हूँ तो ये फिक्स्ड ही है भाई, ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है, एक आ जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। सो इट इज़ लाइक अ प्राइस पूल स्पर्म के लिए कि ओ माई गॉड मैं फ्यूज़ हो गया, जाइगोट बन गया, है ना। सो एम्ब्रियोनिक लाइफ से बेसिकली होता क्या है फीमेल के अंदर, कि जब वो बच्ची रहती है, मतलब माँ के पेट में रहती है या फिर वूम में, ठीक है, उसमें यूट्रस के अंदर ही भाई फिक्स हो जाता है इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, कि कितने इसके पास ओवा फिक्स रहेंगे, ठीक है, समथिंग कितने रहते हैं। जब ये प्यूबर्टी पे आती है तो 60 से 80 के रहता है, और टोटल इन अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। सो और बाकी ये बात जो क्या है कि 50 साल में ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट, है ना। सो अराउंड द एज ऑफ 50 ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये एंड हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ओवा है ही नहीं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों बनेगी, एंडोमेट्रियम की वॉल वापस से क्यों ही हील होगी, है ना। मतलब हील तो हो जाती है पर चेंजेस नहीं आते, जैसे ब्लड वेसल का एक्सेसिव बनना वहाँ पे एंड ऑल सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये वाला पार्ट कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, वीवी पेरेस है, इसके अंदर गैमीटो, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन जैसी कंडीशंस हैं, ठीक है ना। सो इन टोटल 6 अपने मेन की वो हैं इवेंट्स, ओके। इसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन इन ओल्ड मैन भी होता रहता है, और ओवा जो रहता है बेसिकली वो फिक्स्ड नंबर रहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आ जाते हैं जितने होने चाहिए, और फिर वो अराउंड द एज ऑफ 50 सीज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है।
अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी सा है। देखो, इसमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि स्क्रोटम थैले में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि भाई 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए देन बॉडी, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके, है ना। बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ठंडा टेम्परेचर चाहिए लिटिल सा, इसलिए 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। तो हमारे लिए बन गया क्या? स्क्रोटम जैसी चीज़ें। अब पेयर ऑफ टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही बोलेंगे, क्योंकि उसी से तो गैमीट बन रहा है। जो भी गैमीट बना रहा है, बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो कर रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो, ठीक है। उसके बिना जैसे सेक्सुअल लाइफ चल ही नहीं सकती। और बाकी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन तो तुमको पता ही है। और हाँ, पेयर ऑफ टेस्टिस की जो लोकेशन है, ऑफ कोर्स वो सैक के अंदर है, तो बॉडी के अंदर तो होगा नहीं। तो अगर कोई बदतमीजी करके लिख भी दे कि नहीं भाई इनसाइड एब्डोमिन कैविटी है, तो तुम उसकी भाई ऐसी तैसी मार देना, कह देना नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक है। और अगर किसी को मेरी भाषा से थोड़ी दिक्कत हो रही हो दोस्तों, तो एडजस्ट कर लो या फिर क्विट कर दो वीडियो, है ना। सो देखो, अभी इसका लेंथ क्या है बेसिकली और विड्थ क्या है। लेंथ बेसिकली 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और विड्थ जो रहता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। सो एक्सेसरी डक्ट्स कैसी होती हैं? ये रेटेटेस्टिस होता है, और वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं एक्सेसरी डक्ट में। इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात करता हूँ, तो ये पेनिस और स्क्रोटम वाला पार्ट होता है, ठीक है। सो अभी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में कौन कौन से हैं? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, या फिर उसको तुम प्यार से बोलते हो बल्बोयूरेथ्रल, वन पेयर ऑफ ग्लैंड है। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। और ये हेल्प क्या करते हैं? काउपर ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग किसके? लुब्रिकेशन के। विदाउट लुब्रिकेशन क्या होता है कि अच्छे से इंसेमिनेशन वाली चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वॉट? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा किसके अंदर होता है? रिच इन फ्रक्टोज, जो कि एक फ्यूल का काम करता है। लाइक तुम्हारे स्पर्म्स जो हैं दुनिया भर के, इनको एक्चुअल में तो कुछ ना कुछ चाहिए भाई अच्छे से, है ना। सो उसके लिए सारी चीज़ें हैं। सिट्रिक एसिड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं दुनिया भर के, ताकि एक टाइप से प्रोडक्टिव चीज़ें मिल सके, क्योंकि हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सो सेमाइनल प्लाज्मा का एक्चुअल रोल लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है कि दुनिया भर का लुब्रिकेशन है ना। और ये इन सारी चीज़ों का कलेक्टिव सिक्रिएशन इज सेमाइनल प्लाज्मा। और अगर तुम भाई एकदम मजे मजे में आया कि आज तो मैं इस सेमाइनल प्लाज्मा के साथ दुनिया भर के स्पर्म घुसा दूंगा, ओहो आज मैं बना दूंगा सीमन, ऐसा करके, तो ये बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा विथ स्पर्म इज सीमन, है ना। एक सीरम करके भी चीज़ आती है, और क्या था? सीरम था, ये सीमन था। अच्छा हाँ, सीरम वो हमने उसमें पढ़ा था, ब्लड कोagulation वाले पार्ट पे, हम्म। सो उसको यहाँ से मत वो कर देना, ठीक है ना। सीमन और सीरम अलग है, ओके। मेल रिप्रोडक्टर वही पेयर ऑफ टेस्टिस है, एक्सेसरी ग्लैंड, डक्ट्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, दुनिया भर की चीज़ें। हाँ, अगर तुमको रंग बिरंगे नोट्स और भी चाहिए तो ये लो, इसमें मैंने तुम्हारी आधी से ज़्यादा दिक्कतें दुख सारी दूर कर दी हैं। हमारा ये पूरा विजुअल टाइप सी चीज़ें हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव और उसका क्या सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस का रोल सेम एज फॉर द फीमेल, ओवरी का क्या रोल है, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो ये पूरी, अगर तुमको किसी बच्चे को पसंद है कि लाइक हमें तो विजुअल मेमोरी पसंद है दोस्तों, वो रटता कौन है कॉपी पढ़ पढ़ के, है ना। सो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है तो गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन जेस्टेशन, एंड देन लास्ट में पार्चुरेशन, ठीक है ना। सो ये सारी साइट ऑफ डेवलपमेंट तुमको पता है, यूट्रस होता है, प्यार से वूम बोलते हैं, है ना। अभी देखो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल सा है। देखो, ट्यूनिका एल्पिजिना सबसे लास्ट की लेयर है। देखो अभी मैं तुमको अच्छे से दिखा देता हूँ कैसे क्या है सिस्टम, है ना। सो जस्ट इमेजिन तुमने एक ले आए ओवल सा डब्बा, ठीक है ना। ऐसा ओवल सा डब्बा ले आए, जिसको तुमने इधर से थोड़ा सा हटा दिया, है ना, ताकि तुम इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में समझ सको। सो क्रॉस सेक्शन निकाल दिया तुमने उसको भाई, जैसे बॉक्स होगा ना तुम्हारे पास, तुम उसको ओपन कर देते हो। सो बस ऐसे ही इमेजिन कर लो कि ओवल बॉक्स है तुम्हारे पास। एक ओवल बॉक्स बनाया, जिसके अंदर तुमने 250 ऐसी ऐसी छोटी छोटी पाइप्स रखी हैं, है ना। और उन पाइप के अंदर तुमने 2 से 3 कम से कम धागे जोड़ रखे हैं, ठीक है ना। अब इन धागों को तुमने कहाँ पे जोड़ दिया है? एक रेटे टेस्टिस करके एक पार्ट है, जहाँ पे दुनिया भर के ऐसे सैंड लाइक ऐसा ग्रेन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब ये जो मेरा रेटे टेस्टिस वाला पार्ट है, ये कनेक्ट करेगा किससे? वासा इफ्रेंशिया से। फिर ये यहाँ पे 10 से 12 और नए थ्रेड आएंगे नीले कलर के, जो कि होंगे वासा इफ्रेंशिया। और देन ये वासा इफ्रेंशिया कनेक्ट होगा किससे? एक बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमस की लेयर से, जो कि रोल होगा कहाँ पे? पूरे यूनरी ब्लैडर पे घूमेगा, इधर से असेंड करेगा, बेसिकली असेंड लिखा हुआ है, असेंड करेगा इधर उधर से। एंड देन ये मेरा 2 पार्ट पे डिवाइड होगा, एक तो इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, ठीक है ना। ये तो दूसरा पार्ट हो गया। एक यूनरी ब्लेडर है, ये मेरा यूनरी ब्लेडर के अराउंड घूमी, और ये पूरा तुम्हारा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया वगैरह वाला पार्ट है, जहाँ पे यहाँ पे दुनिया भर के
आएंगे तुम्हारे ग्लैंड्स एंड सारी चीज़ें जो कि नीडेड है। ओके, देन ये दूसरा पार्ट है। सो देखो, एक तो पार्ट आ गया ये तुम्हारा यूनरी ब्लेडर वाला चीज़ है, एंड दूसरा पार्ट आ गया तुम्हारा ये सीमन वाली चीज़ है, ठीक है ना। सो ये दोनों चीज़ें आ गई। सीमन कब बनता है? बेसिकली आफ्टर बनता है, पहले तो ओनली स्पर्म से बस ट्रैवल करेंगे यहाँ तक, जब यहाँ पे दुनिया भर के ग्लैंड्स तुम्हें मिल जाएंगे देन जाके यहाँ पे सीमन बनता है ना। सो यहाँ से पूरा टेस्टिस पे यहाँ घूम घूम के क्या बनेगा, ये स्पर्म्स आ रहे हैं, देन ये मिलेंगे कहाँ, किससे दोस्तों? दुनिया भर के वो क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन क्यों कह रहा हूँ मैं, सिक्रिएशन। सिक्रिएशन किसके? ग्लैंड्स के, वो बनाएंगे सीमन। और ये यहीं पे आता है वो यूरिन का मामला। सो यहीं से एक्सटर्नल जेनाइटिस से दोनों चीज़ें निकलती हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, दोनों जो जुड़ रही है उसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना, या फिर यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। ओके, सो आ गया पल्ले में एक बड़ा बॉक्स जिसके अंदर तुमने दो 250 पाइप रखी हैं, और 250 पाइप के अंदर तुमने 1 से लेकर 3 धागे रखे हैं, जो धागे मिल के जा रहे हैं रेटेटेस्टिस में, ठीक है ना। और वो धागे कौन से? बेसिकली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तुमको याद ही होगा, वैसे भी रिवाइजन हो रहा है हमारा, है ना, रिवीजन हो रहा है हमारा, ठीक है। सो ये हो गया 250 मेरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, 200 से 250। इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 हाईली कॉइल्ड रहेंगे ऑफ कोर्स। इसके बाद रेटेटेस्टिस का पार्ट आता है, देन मेरा ये दुनिया भर का एक गोल गोल सपिंग सी आउटलाइन जो है ये एपिडिडाइमस है, ठीक है। इसके बाद ये मेरा एपिडिडाइमस एसेंड करेगा ऊपर, ये मैंने ऐसा जगह ना होने के कारण नीचे बना दिया है, पर ये एसेंड होता है, ऊपर जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर ऊपर रहता है, कभी तुमने देखा है भाई यूरिनरी ब्लैडर नीचे हो तुम्हारे इसके टेस्टिस के? नहीं ना, तुम्हारा टेस्टिस बेसिकली एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी है, तो ऑफकोर्स ये जो एपिडिडाइमस है तुम्हारी, ये ऊपर ही जाएगी, सब कॉमन सेंस है ना। और रोल होगी अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। अभी क्या है दोस्तों, सो देन ये जो मेरी है चीज़ें, वासा डिफरेंशिया तो हो ही गया है। एपिडिडाइमस ये जो मेरा घूम घूम के आया एपिडिडाइमस, देन यहाँ पे वासा डिफरेंस होगा, असेंड करेगा एब्डोमिनल कैविटी पे, वही है एपिडिडाइमस के लिए, एपिडिडाइमस के लिए। और देन ये मेरी ग्लैंड्स, पीनस और पेनिस, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में बातें हो रही हैं। सो यहाँ पे तुम्हारे दुनिया भर के ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल ग्लैंड्स हैं, वेसिकल्स जो कि 2 रहेंगे ऑफकोर्स। इसी पे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ये सीमन का भी है और ये यूरिन का भी है ना। सो काउपर्स और बल्बोरेथल एंड देन प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंपल सी बातें हैं। सो फ्रॉम द लूप अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में एक फोर स्किन होती है एंड यूरेथ्रल मीटस होता है। ओके, सो अभी देखो डक्ट्स में क्या है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है, अगर बहुत हाईली कंसेप्चुअल पूछा गया कि कौन सी भाई कैसी चीज़ें चल रही हैं, किसका कितना नंबर है, पूरा फैक्चुअल बेस्ड में कंसेप्ट पूछेगा, तो तुम बता सकते हो। और मेरे को लगता नहीं कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि लाइक इसमें तुमसे पूछेगा, और पूछेगा तो वो एसेंड डिसेंड वाला पार्ट आ गया एक तो, ठीक है ना। इजैकुलेटरी डक्ट में कौन कौन से रोल हैं वो आ जाएगा। बाकी तुमको पता है बायो हमारी बहुत आसान होती है, दुनिया भर के नंबर दे के जाती है ना। सो अब इंटरटेस्टुलर ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वही दोस्तों तुम्हारा ओवल का बॉक्स है, ओवल शेप का बॉक्स है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया तुमने उस पर पन्नी चढ़ा रखी है। अब उस पन्नी के अंदर जब तुम देखते हो तो तुमने 250 पाइप रखी हैं, और उस 250 पाइप में 1 से लेकर 3 एकदम मोटी मोटी हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम की धागे रख रखे हैं, और वो धागा तुमने ज्वाइन करा दिया है रेटेटेस्टिस के ऐसे सैंड लाइक स्ट्रक्चर में। सैंड लाइक मतलब गोला गोला बना है ना उसके अंदर ऐसा करके, सो इसको मैं सैंड लाइक बोल रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट कर पाओ। देन उसको तुमने रेटेटेस्टिस से डाल दिया किसमें दोस्तों, वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया क्या है, 10 से 12 हाईली कॉइल्ड लगे, है ना, दुनिया भर की मैच्योरेशन, स्पर्म के मैच्योरेशन मोटिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये सारी बातें हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा तुम्हारा एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस घूमेगा, इधर उधर जाएगा, वासा डिफरेंस के बाद ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। सो देखो वापस से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ना, पर है ही क्या, रेक्टाई ही तो लिखा है। सो ट्यूबुलर रेक्टाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 हाईली कॉइल्ड, देन एपिडिडाइमस एसेंड करेगी ऊपर। क्यों दोस्तों, टेस्टिस नीचे है तो ऊपर ही जाना पड़ेगा ना यूरिनरी ब्लैडर को लपेटने के लिए, कॉमन सेंस, ठीक है। और ये लूप करेगा अराउंड वासा डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा, है ना। सो ओवल शेप होती है तुम्हारी टेस्टिस। वापस से रिवाइज करा दूं, एक ओवल बक्सा है तुम्हारे पास, बक्से के अंदर 250 पाइप के अंदर तुमने 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रखी है, और उसको ज्वाइन करा दिया है तुमने रेटेटेस्टिस के अलग से सैंड लाइक उसमें, ठीक है। उसके बाद तुमने वासा इफ्रेंशिया डाला है, वासा इफ्रेंशिया के बीच में आता है वासा एपिडिडाइमस, देन आएगा तुम्हारा वासा डिफरेंस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, वासा के बीच में एक एपिडिडाइमस कूद के आता है, ठीक है ना। दो भाइयों के बीच में एक अलग सी बहन आ जाती है, ठीक है ना। सो वासा इफ्रेंशिया पहले, देन डिफरेंस बाद में, गॉट इट, ठीक है। सो ये बातें हैं दोस्तों, 2 से 3 सेंटीमीटर ये वाली बातें मैं बता चुका हूँ तुमको, ठीक है ना। इनका शेप याद कर लेना, और साइज, ठीक है ना। साइज ऑफ कोर्स लेंथ में तो लंबा ही रहेगा थोड़ा सा, और विड्थ जो है वो छोटा ही रहता है। ऐसा थोड़ी ना देखा है तुमने, ऐसा चपटा टेस्टिस है ना, नहीं देखा होगा, ऐसा रहता है।
सो ये तुम्हारी लेंथ हो गई 4 से 5 और विड्थ हो जाएगी 2 से 3। गॉट इट। हाईली कॉल्ड है बाकी जर्म का सर्टोली सेल। अब यहाँ पे आता है देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कि आउटसाइड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जो कंपार्टमेंट है वो जो एरिया है उसमें क्या हो रहा है। एक तो सर्टोली सेल्स है, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके इनसाइड में बेसिकली लाइंड है दो टाइप के सेल। एक सेकंड, आउटसाइड है या इनसाइड है? ओके, ये इनसाइड है लाइंड। ओके ठीक है, अच्छा वो मैंने देख लिया यहाँ पे, वरना तो तुम भी कंफ्यूजन में रह जाते आउटसाइड वाला, है ना। सो सेमिनिफेरस को ट्यूब्यूल को जब तुम ऐसा काटते पीटते हो तो तुमको ऐसे दो टाइप की लाइनें दिखती हैं, ठीक है ना। लाइन टू टाइप्स ऑफ सेल। इन सेल में क्या क्या है, सबसे पहले तो एक सर्टोली सेल्स आ जाएगा, एक इमेच्योर जर्म सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सर्टोली सेल को हम नर्स सेल बोलते हैं या फिर एक टाइप का मदर। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो अपनी मम्मी के पास जाते हैं फॉर टेकिंग न्यूट्रिशन, इसीलिए उसको हम नर्स सेल बोल रहे हैं। नर्स सेल हमने दो जगह पे पढ़ी है, जैसे कि टपेटम जो कि पॉलीप्लॉइडी शो करती है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, एंड सर्टोली सेल्स हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सो देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 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 अंदर, ठीक है ना, इनसाइड आउटसाइड लिख देगा बदतमीजी हो जाएगी दोस्तों, इसीलिए ध्यान देना है ना। स्टेटमेंट बन सकता है इस पर। सो इमेच्योर अगर मेल जर्म सेल है तो स्पर्मेटोगोनिया है और वो मेरा मियोसिस कराएगा। मियोसिस क्यों कराएगा? क्यों कराएगा मियोसिस? गेस करो। क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट चाहिए ना अपने को। अपने को चाहिए ही नहीं डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी थोड़ी ना करानी है। पता चला मेल भाई फीमेल की तरह दिख रहा है, गायनेकोमेस्टिया, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए अगर हैप्लॉइड कंटेंट नहीं मिलता है ना। और बाकी दूसरा तुमको पता है नरेशन करने में काम आएगा, है ना। अभी आउटसाइड क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस, हाँ ये वाली चीज़ है मैं बता रहा था। आउटसाइड में क्या है? हमारे लेडिंग सेल्स जो कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन वाली बातें हैं, और इम्यूनोलॉजिकल वाला वो है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो आ जाता है उसके बारे में। सो ये तुम इमेजिन कर सकते हो एक टेस्टिस का पार्ट है जिसके अंदर भाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर तुमको मिल रही है सर्टोली सर्टोली और गैमीट वाला वो चीज़ है, ठीक है ना, स्पर्म। ओके, इसके बाहर जो रहता है वो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन एंड बैक्टीरिया से बचाने के लिए वो ग्लोब्यूलिन्स वाले चीज़ है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी बोलते हैं प्यार से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है। सो देख लिया तुमने अभी हमने क्या क्या बातें की हैं दोस्तों। सेमनीफेरस के इनसाइड दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी मम्मी होनी चाहिए और खुद जेल नहीं दोस्तों, सेल, ठीक है। उसके अंदर जो रहता है एक सेल को मियोसिस में प्रोसेस करा के गैमीट बनाने के लिए, है ना। बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहा है तो उसको हैप्लॉइड ही बनना पड़ेगा, तो वो एक टाइप के सेल हो गए। और दूसरी उसको मैच्योर करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसकी मम्मी, इट मीन्स की सर्टोली सेल होना चाहिए, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। ओके, इसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर लीडिंग सेल्स बोल सकते हो, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हो या फिर लीडिंग सेल्स बोलते हो। इंटरस्टिशियल सेल बोलने का क्या कारण है कि ये आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इनसाइड की बातें बता दिया हूँ, उसकी मम्मी और गैमीट फॉर्मेशन। आउटसाइड क्या होगा? एंड्रोजन और बैक्टीरिया से बचाने के लिए कुछ हमारे ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। सो वही है, हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स आएंगे, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी बातें हमने कर चुकी हैं। ओके, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो रहता है टेस्टिस का ओपन होगा वास एफरेंजिया में थ्रू द रेटिकुलस। वास एफरेंजिया जो रहता है लीव करेगा टेस्टिस को और ओपन होगा किसमें? एपिडाइडिमस के अंदर, और लोकेटेड रहता है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, ऑफ द ईच टेस्टिस, ठीक है ना। पोस्टीरियर मतलब तुमको पता ही है। एपिडाइडिमस लीड करेगा वास एफरेंस में, दैट एसेंड टू द एब्डोमिनल एंड लूप करेगा ये मेरा सारे इसमें, ठीक है ना। और रिसीव करेगा डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, ओपन करेगा यूरेथ्रा के अंदर एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। कॉमन सेंस बातें हैं, वही यूरिनोजेनिटल डक्ट है तो दोनों को एक ही डक्ट में जाना पड़ेगा। ओके, ये वाली बातें तुमको पता लगी होंगी। मैंने इसको भाई इतना डीप में समझाया है 4 से 5 बार कि तुम इसको गलती से भी नहीं भूल सकते हो। एक बार बस मेरे साथ बोल लेना तुम लोग, और बाकी तुम लोगों को रटाने का काम मैं कर चुका हूँ, ठीक है। सो अभी देखते हैं, ये सर्टोली सेल वही है, फोर स्किन रहता है, ग्लैंस पीनस एंड ऑल फालतू की चीज़ें। हाँ बेसिकली जो पेनिस रहता है एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो कि भाई स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है, जो कि इरेक्शन टाइप के टिश्यू है, ठीक है ना। इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस होता है जो कि ग्लैंस पेनिस होता है, ठीक है। सो कवर्ड रहेगा विद द लूज फोल्ड्स स्किन, और जो मुस्लिम्स होते हैं ये वो इसी फोर स्किन को काटते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। इसके बाद अभी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें बेसिकली पेयर ऑफ ओवरीज रहता है, जैसे हमारे के अंदर टेस्टिस थे, पेयर ऑफ ओवरीज। देन इसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्यों? क्योंकि गैमीट एंड सर्टेन हार्मोन्स निकाल रहा है जिसको हम प्यार से सेक्स हार्मोन बोलते हैं। ओके, एसेसरी डक्ट्स, ओविडक्ट मींस फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस माने वोम जहाँ पे बच्चे एकदम डेवलप होते हैं। एंड देन लास्ट में वजाना। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो होता है वो होता है वल्वा, ठीक है। उसके अंदर है पार्ट मॉन्स प्यूबिस, फैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्यूबिक हेयर होते हैं, ओके। एंड लेबिया मेजोरा जो कि फोल्ड्स होंगे, ओके, या माइनोरा उसके अंदर वाले फोल्ड्स होंगे। देन क्लिटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इरेक्टाइल है, ओनली टिश्यू, ओके।
जो कि इरेक्टाइल है, बाकी सब कुछ इरेक्टाइल वरेक्टाइल नहीं है, इसी सारी चीज़ें, ठीक है। हाइमेन एक पार्शियल कवरिंग ऑफ वजाइना है, ठीक है ना। हाइमेन को हम बेसिकली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी नहीं मानते हैं किसी भी फीमेल की, क्यों? क्योंकि ये ड्यूरिंग एक्सेसिव मतलब एक्सरसाइज, या फिर कभी भी ऐसा कर लिया है भाई एथलीट कोई, या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन हैवी एक्सरसाइज की वजह से ये टॉर्न अपार्ट हो सकती है, इसीलिए हम इसको रिलायबल इंडिकेटर नहीं मानते हैं ऑफ एनी फीमेल इंडल्जिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बेसिकली, है ना। सो अभी इसके अंदर वही है, ओवरीज बताया, ओविडक्ट, यूट्रस और फलान ढिमकाना, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल, पेल्विक रीजन में, ये सारी बातें हैं। अभी मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? ये बेसिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है इसका काम, ठीक है ना, जो कि सपोर्ट करेगी इन प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, स्पेशली चाइल्ड केयर के बारे में है ना। मेमोरी ग्लैंड मिल्क कोलेस्ट्रॉम बनाने में काम आएगा, जो कि बेबी के लिए जो नया आएगा उसके लिए IgA एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनिटी, ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि बात की हमने, और लोअर एब्डोमेन में है, इनके पास ऐसा कुछ सैक वैक नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है ना बेसिकली बॉडी के अंदर, इनको कोई भी ऐसा अलग से गैमेट बनाने के लिए टेम्परेचर की नीड नहीं है ना। ओवरी का वही है कि लेंथ 2 से 4 रहता है, जैसे हमारे उसमें था 3 से 5, वैसे ही 2 से 4 इधर है ना। बाकी पेल्विक वॉल पे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना। और यूट्रस बाय द लिगामेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूट्रस क्या किससे कनेक्टेड है, अगर उसने टेंडन कर दिया तो भाई पूरे स्टेटमेंट क्या सत्यानाश हो जाएगा, इसीलिए तुमको ध्यान देना है कि यूट्रस बाय द लिगामेंट, ओके, लिगामेंट ओनली। ओवरी इज कवर्ड बाय द एपिथेलियम, ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा उसको बोलते हैं। स्ट्रोमा बता रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी वैसे, पर ठीक है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ओके। अभी इसके बाद दो ओविडक्ट हैं, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस वजाइना कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 लेंथ एंड फ्रॉम द पेरिफेरल ईच ओवरी, ठीक है, यूट्रस से कनेक्ट है। फनल शेप का इनफंडम होता है, इनफंडम प्रोसेस करेगा मेरा फिम्ब्रे, जो कि कलेक्ट करता है एको, और ओवम जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अभी ये स्ट्रक्चर है पूरा फीमेल के वाला पार्ट। सो ग्लैंडुलर है मेरा एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर की लेयर। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में साइक्लिक चेंजेस आएंगे दुनिया भर के, ठीक है। स्मूथ मसल से कॉन्ट्रैक्शन होगा, पार्चुरेशन होगा, ओके। मायो मिडिल पेरिफेरल पे आउटर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट्स इट, ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप्ड है ये, ठीक है। और ओवरी में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक तो स्ट्रोमा होता है जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड है, ठीक है। कॉर्टेक्स मेरा पेरिफेरल का पार्ट है जो कि फॉलिकुलर सेल्स बनाएगा। मेडुला अंदर का पार्ट रहता है जो कि नर्व्स और इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ओवरी में स्ट्रोमा है, कैविटी पूरी, ठीक है। कैविटी में दो टाइप के सेल होता है, एक तो मेडुला हो गया, दूसरा क्या, दूसरा बताओ कॉर्टेक्स के सेल। जैसे तुमने किडनी भी पढ़ी होगी तो वहां पे भी कॉर्टेक्स के सेल और मेडुला के सेल्स होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स माने बाहर का, मेडुला अंदर की चीज, ठीक है। सो ऐसे तुम याद कर सकते हो एनालॉजी, फीमेल के अंदर भी ऐसी चीज थी, कॉर्टेक्स बाहर का है जो कि फॉलिकुलर सेल्स में काम आएगा, मेडुला अंदर का है जो कि नर्व और फाइबर और ब्लड वेसल के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ओवरी का साइज 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टमस क्या है, सबसे छोटा सा नैरो ल्यूमन है, यहाँ से जाइगोट बस जा सकता है और स्पर्म आ जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। एम्प्यूलर रीजन थोड़ा सा वाइड रहता है, जहाँ पे बेसिकली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इनफंडस मेरा फनल शेप्ड का रहता है जो कि क्लोजेस्ट टू ओवरी है ये, ठीक है, ये ध्यान देना, क्लोजेस्ट टू ओवरी क्या है, इनफंडस, फंडस, ठीक है। इसे तुम याद कर सकते हो। इन्फेमरे जो है कलेक्ट करेगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। सो फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट जिसको कह रहे हो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी रहती है ये, और सीलिएटेड रहती है, ताकि जो जाइगोट है ना उसके हाथ पांव तो बचे नहीं, स्पर्म के अंदर तो टेल थी, ठीक है, पर वो तो फ्यूज होने के बाद खत्म हो गया। सो जाइगोट के पास ऐसा कुछ मोटाली स्ट्रक्चर है नहीं, तो ये सीलिया के मदद से जाता है और यहाँ पे फ्यूज होता है, ठीक है। बाकी सर्वाइकल कैनाल और ये वजाइना, इसको तुम मिला के बर्थ कैनाल कहते हैं, और ये सब कराने के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्शन वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम द एचएनपी। एचएनपी मींस क्या, एचएनपी बेसिकली मेरी ट्रिक है बनाई हुई कि हाइपोथैलेमस से निकलता है न्यूरो हाइपोफाइसिस प्यूटरी के अंदर, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस पता हुआ, न्यूरो हाइपोफाइसिस कंटेन करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और वेसोप्रेसिन, ठीक है। एचएनपी ऑक्सी वेसो, ऐसे करके याद कराया हूं मैं, ठीक है। सो ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये बेसिकली मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं, देखो। सो अच्छा, रुको, एनसीईआरटी भी तो करा दूं मैं। एनसीईआरटी इसमें तो कुछ नहीं है भाई पढ़ने लायक सा, पूरा फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन बन भी नहीं सकता वहां से, और अगर बनेगा तो वही बताएगा कि इनफंडस क्या है, सब पास में है कि दूर है, तो इनफंडस सबसे पास में है, उसके बाद मेरा एम्पुला जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन रहती है, जो कि वाइड रहती है, और स्टमस मेरा सबसे नैरो वाला रीजन है, ठीक है। सो एम्पुला मेरा ओविडक्ट, स्टमस नैरो ल्यूमन, ये सारी चीज़ें,
ये ग्रीन वाली लाइंस मस्ट रीड वाली है, ठीक है। स्टमक मेरा न्यूरल ह्यूमन है जो कि यूट्रस में ज्वाइन करता है, ठीक है। कैविटी बेसिकली क्या है, सर्वाइकल कैनाल कहलाई जाती है और वजाना के साथ मिलकर ये मेरा बर्थ कैनाल बनाएगी। पेरिफेरल पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडिल की लेयर और एंडोमेट्रियम है, ठीक है। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कराएगी ये, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और एंडोमेट्रियम यहाँ पे चिपकेगा। पेरीमेट्रियम क्या है, प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम आउटर सोर्स, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल में मॉन्स प्यूबस, लेबियम मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमोन, क्लिटोरिस, ये सारी फलान ढिमकाना वाली चीजें हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टर से क्वेश्चन आता नहीं है, तो अगर तुम इसको स्किप भी करते हो तो चलेगा मेरे साइड से, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी है, ना ही पूछेगा भाई वो डायग्राम दिखे कि कौन सा क्या है, ठीक है। सो माइनोरा बेसिकली अंदर के पार्ट है। क्लिटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। हाइमन एक पार्शियल कवरिंग है। लेबिया मेजोरा बेसिकली बाहर का पार्ट रहता है जो कि तुम ऊपर से देख सकते हो। मॉन्स प्यूबिस बेसिकली ऐसा वाला एरिया है जहाँ पे हेयर्स वगैरह ग्रो करते हैं। सो अगर तुमको पूछा जाए कि मॉन्स पे भी इससे स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना बन जाए, ठीक है। सो मॉन्स प्यूबिस बेसिकली क्या है, कुशन और फैटी टिश्यू का एक स्ट्रक्चर जो कि दुनिया भर की स्किन और प्यूबिक हेयर्स के साथ हुआ है, ठीक है। मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड्स है टिश्यू का, ओके, जो कि एक्सटेंड करता है डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस सराउंडेड बाय द वजाइनल ओपनिंग एंड ऑल, ओके। माइनोरा जो है वो पेयर्ड ऑफ इनर फोल्ड है जो कि जोरा के अंदर होती है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द वजाइना पार्शियली कवरिंग वो हाइमेनिक क्लिटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर पार्ट ऑफ द जंक्शन ऑफ टू माइनोरा के अंदर प्रेजेंट है। यूरेथ्रल ओपनिंग है और हाइमन ओवमेंट फट जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, बट यूजुअली होता क्या है, हाइमन रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि किसी ने किया है या नहीं किया है सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि एथलीट में नेचुरली भी हो जाता है, नॉट जस्ट एथलीट, नॉर्मल वर्किंग में अगर हैवी इंटेंस एक्सरसाइज है तो, ठीक है। इसके बाद ये पूरा मेरा ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट है। मेमोरी ग्लैंड से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, और अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। तो याद कर लो, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड माने कुछ सीक्रेट कराने में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे मिल्क सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। 15 से 20 लोब्स रहेंगे। एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट जिसको बोल रहे हो, तो मिल्क यहीं पे बनेगा। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस और निपल्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन बनेगा, पर अगर तुमको लगता है कि रटना है तुमको, तो देखो 15 से 20 लोब, लोब के बाद आती है डक्ट एल्वियोलाई जैसी, ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, देन ट्यूब्यूल्स आएगी, ठीक है। बलून लाइक स्ट्रक्चर से ही तो वो दबेगा, देन वो ट्यूब्स के अंदर आएगा, ठीक है। ट्यूब्स के बाद डक्ट्स में बड़ी सी डक्ट, ट्यूब माने छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है ना। देखो, जब भी तुम देखते होगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले जहाँ पे वो 15 से 20 लोब से जहाँ पे वो बन रहा है, देन छोटी छोटी डक्ट्स बलून लाइक सी रहती हैं, काफी छोटी रहती हैं, ठीक है। देन वहाँ पे मिल्क का बेसिकली फॉर्मेशन हो रहा है ग्लैंडुलर टिश्यू में, ठीक है। इसके बाद वो छोटी छोटी ट्यूब्स में सेग्रीगेट होती हैं, देन ये सारी चीजें चलती हैं, और एम्पुलर रीजन होता है ये, एम्पुला भाई, ये क्या है भाई, वेट, एम्पुलर रीजन बेसिकली है जहाँ पे फ्यूजन होता है इन सब का, और जहाँ से भाई होता है ये सारी चीजें। लैक्टिफेरस डक्ट और निपल, ठीक है। क्वेश्चन आते नहीं है, फालतू का दिमाग खराब मत कर, ठीक है अपना। बेसिकली होता क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पे एक बेसिकली प्रोलैक्टिन इंक्रीज रहता है। प्रोलैक्टिन कैसा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इनहिबिट करता है जीएनआरएच को। हाइपोथैलेमस के ये रिलीजिंग हार्मोन्स है जिनको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है, प्रोलैक्टिन लपेट देगा किसको, हाइपोथैलेमस के जीएच गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स को, ठीक है, रिलीज होने से। सो जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच रिलीजिंग नहीं होता है, सो ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाता है 14 डेज में जो होता है ना ओव्यूलेशन, क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज -14, वो नहीं होता है लैक्टेशन के टाइम पे इंटेंस, ओके। अभी एंटागोनिस्ट क्या क्या है भाई, देखो पीआरएल जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, वो डायरेक्टली है किसके ऊपर इनहिबिट करेगा, जीएनआरएच को, ठीक है। और जीएनआरएच की वजह से ये इस पे कर रहा है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि पीआरएल जो है मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू एलएच और एफएसएच, ऐसा है क्या। सो इनडायरेक्टली एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो अगर तुमसे स्टेटमेंट डायरेक्टली ऐसा पूछा तो तुम ट्रू बोलोगे। ट्रू क्यों बोलोगे, क्योंकि इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। पर अगर वहां पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्ट, तब ये थोड़ा स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं। मेमोरी ग्लैंड में हमने देख लिया 15 से 20 लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल के बाद वो आ रहा है मेरा एल्वियोलाई जैसे स्ट्रक्चर, देन वो ट्यूब्यूल्स में खुलेगा। ट्यूब्यूल्स के बाद बड़ी सी डक्ट, डक्ट के बाद एम्प्यूला, और एम्प्यूला के बाद ये सारा कुछ, ये सारी चीजें हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। इसके बाद हम अभी गैमेटोजेनेसिस की कैसी बातें हैं इसकी कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी मैं लेता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि सो देखो अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का फॉर्मेशन नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। अब ये दो टाइप हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक oogenesis। कॉमन सेंस से लग रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस है, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, तो स्पर्म का जनरेशन हो रहा है, मतलब बन रहे हैं, ठीक है। अब मैंने तुमको बताया कि स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा जब तक मेल जिंदा है, ठीक है।
और ये बनते कहाँ पे स्पर्म्स बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ट्यूब्यूल्स पता है ना, ये जो मैंने टेस्टिस बताया था 250 ये लोब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के कम इसमें है, ठीक है, उसमें बन रहे होते हैं, मैच्योर होंगे बेसिकली। सबसे पहले तुमको पता है कि स्पर्म का नंबर भाई मिलियंस में चाहिए ताकि वो जाके इतना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है फीमेल वेजाइना ट्रैक्ट का कि उसमें जाके मेक श्योर करना ही करना है कि उसको फर्टिलाइजेशन हो, इसीलिए नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे पॉलेंस जो होते हैं बहुत सारे होते हैं पर ओव्यूल जो रहता है एक ही रहता है ना, वैसे यहाँ पे भी एग एक ही है, स्पर्म्स बहुत सारे हैं। गॉट इट। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे नंबर इंक्रीज करने के लिए, माइटोसिस डिवीजन। गोनिया से साइट बन रहा है, गोनिया से साइट बन रहा है तो माइटोसिस, ठीक है। अभी साइट प्राइमरी से सेकेंडरी वाला बन रहा है तो मियोसिस करा देंगे। क्यों दोस्तों, देखो सबसे पहले मेरे को एक डिप्लॉइड सेल नहीं चाहिए, ठीक है ना, मुझे गैमिट चाहिए, जिसकी वजह से गैमिट ऑलवेज हैप्लॉइड चाहिए मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए मैं मियोसिस वन कराऊंगा। और मियोसिस वन में कौन सी वाली स्टेज चाहिए मेरे को, एनाफेज वन चाहिए, ठीक है ना। मियोसिस वन की एनाफेज वन चाहिए। अगर कोई भाई ऐसे बदतमीजी कर दिया कि मियोसिस का सेकंड वाला चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ये ध्यान देना है तुमको। यहाँ पे मेरे को रिडक्शनल डिवीजन चाहिए, इसीलिए मेरे को मियोसिस वन का एनाफेज वन वाला पार्ट डैम श्योर कराना ही कराना है कि हो जाए, अदरवाइज पॉलीप्लॉइडिया आ जाएगी या फिर दुनिया भर के जो तुम क्रोमोसोमल वाली चीज़ें पढ़ते हो ह्यूमन हेल्थ या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ले चैप्टर्स पे, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे वो गायनोकोमेस्ट्रिया इन मेल्स एंड ऑल, ऐसी वाली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं अगर यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता। इसलिए ये वाली इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा स्टेज। कौन सी वाली, प्राइमरी साइट से सेकेंडरी साइट वाली, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस वन होगी जहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट बनता है एक स्पर्म के अंदर। इसके बाद वापस वही कि हम हैप्लॉइड वाले को डिवाइड कर देंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और यहाँ पे तुम मियोसिस टू कराओगे। क्यों दोस्तों, तुम्हें पता है मियोसिस वन जो है रिडक्शनल है, मियोसिस टू जो होती है वो इक्वेशनल डिवीजन है। इट मीन्स क्या कि वो रिड्यूस नहीं करती है क्रोमोसोम का नंबर, वो बल्कि क्या करेगी, जितना है उतना ही रह के काट देगी। गॉट इट। इक्वल जाएगा जितना है। अगर 23 है तो इधर भी 23, इधर भी 23, इधर भी 23, इधर भी 23, ठीक है। फिर सेकेंडरी साइड से ये स्पर्मेटिड बन जाते हैं लास्ट वाले, ठीक है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, ये स्पर्मेटिड जो है ना ये नॉन मोटाइल स्पर्म है, ये घूम भाग नहीं सकते। और ऐसा स्पर्म ही किस काम का, जो कि ट्रैवल ही नहीं कर सके टूवर्ड्स द ओवा, है ना। इसीलिए अब मेरे को इसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ डालनी है। कौन सी, चल फिरने की, मतलब चलने फिरने की, मोटाइल स्पर्म जिसको हम स्पर्मेटोजोआ करेंगे। तो अब इस स्पर्मेटिड को अद्भुत शक्तियाँ देने वाली जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटो में ऐसा लग ही रहा है कि ये सेल की बातें कर रहा है, सेल की बातें इन द सेंस कि ऊपर ऊपर से, है ना। और स्पर्मियोजेनेसिस की भाई छोटा वाला पार्ट है कि स्पर्मेटिड्स जो है उसके अंदर अद्भुत शक्तियां डालने की कोशिश की जा रही हैं, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अगर तुमसे कभी भी पूछ लिया जाए कि स्पर्मियोजेनेसिस ऐसी कौन सी प्रोसेस है, तो तुम्हें बताना है कि स्पर्मेटिड्स को अद्भुत शक्तियां देने की प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाई जाएंगी, ठीक है ना। मियो में स्पर्मेटिड्स को मोटाइल स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, हमको नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए। नंबर ज़्यादा चाहिए तो क्या करा दूंगा मैं, माइटोसिस। उसके बाद मेरे को हैप्लॉइड कंटेंट चाहिए, ना कि डिप्लॉइड सेल। इसीलिए मैं क्या कराऊंगा, मियोसिस वन का एनाफेज वन वाला कराऊंगा। और अगर गलती से ये भाई होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए तो भाई एनुप्लॉइडी और बहुत खतरनाक खतरनाक सी डिसीजेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है बच्चे को, ठीक है। इसीलिए हम ये सब कराते हैं मियोसिस में वन में एनाफेज वन, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट मारेंगे, ठीक है ना, सेल साइकिल का पार्ट। उसके बाद मेरा मियोसिस टू कराऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को अब भाई और हैप्लॉइड ओप्लॉइड नहीं करना है, आधे से आधा नहीं चाहिए मेरे को, जितना है उतना ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं मियोसिस टू करा के उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और दुनिया भर के स्पर्म्स बनाऊंगा। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो एक से चार बन रहे हैं, ठीक है ना। ये सिमिलर टू है उसकी तरह की, मेल का जो फ्लावर था ना उसमें भी ऐसे ही बनते थे कि चार बनते थे माइक्रोस्पोर टेट्राड, वैसे यहाँ पे भी चार हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो अभी ये सारी प्रोसेस हमने देख ली है। तो अब फॉर न्यूट्रिशन स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं भाई। अब जैसे एक बच्चा है उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, वैसे ही स्पर्म्स है, ये ऐसे सेल्स को भी न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इनकी मम्मी कौन है, स्पर्म्स की मम्मी कौन है दोस्तों, बोलो बोलो, सर्टोली सेल, ठीक है ना। सर्टोली सेल्स बेसिकली एक टाइप के नर्स सेल हैं जो कि इसको प्रोवाइड करती है क्या, न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और इसीलिए जो इसका हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है इनटू द साइटोप्लाज्म, इसी को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने तीन प्रोसेस पढ़ी, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बनता है, फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस मेटोजेनेसिस, इसके बाद हमने पढ़ी एक मियोजेनेसिस, अद्भुत शक्तियाँ स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ मोटाइल वाला बनाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और शक्ति हमने देख ली अभी, स्पर्मिएशन। मिएशन ऐसे लग रहा है निकलने वाली चीजें हैं सारी, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पर्म है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अभी ये यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे के पास सब कुछ, स्पर्म के पास सारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, ठीक है, पर आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसको और अच्छे से मैच्योर होना है, ठीक है। ऐसा तुम समझ सकते हो। अगर तुम देख सकते हो तो ये पूरा सेल का पार्ट है और ये येलो येलो मेरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये जो है स्पर्मेटोज वो है मोटाइल वाले, जहाँ पे ये सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ये प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह दिखाए गए हैं, ठीक है यहाँ पे। सो क्या दिखाया गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर घुसा हुआ क्या स्पर्म दिखाया गया है, ठीक है। ओके। सो और कुछ यहाँ पे मिस तो नहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा हूँ तुमको, नाइस, ये भी है। हाँ, ये प्रोसेसेस भी मैंने तुमको 4 से 5 बार रटवा ही दी हैं। अद्भुत शक्तियाँ वाली प्रोसेस कौन सी है, मोटाइल देने वाली, क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। बेसिक स्पर्मेटोजेनेसिस है कि स्पर्म बनाएगा, कॉमन वाला, ठीक है। इसके बाद स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सारी निकाल दो हैं, ठीक है। और क्या है, अभी हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट कि भाई हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं ताकि ये फॉर्मेशन हो। बेसिकली प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन दबा के हो रहा है। सो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मेटो है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तुमको पता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाया जाता है, ठीक है। अब मास्टर ग्लैंड कौन सा हमारा, पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के अंदर भी कौन सा वाला पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर तुमको ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम जाके मेरा केमिकल कंट्रोल वाला चैप्टर देखो, उसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लाइक 1 घंटे 30 मिनट। पर अगर मैं तुमको बेसिक बेसिक से थ्योरी उसमें समझा दिया हूँ अराउंड 45 मिनट्स में, तो जाके उसको देख लो अगर तुमको कोई कंफ्यूजन है इसमें। सो हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है और पिट्यूटरी मेरा मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। HNP वाली चीज़ें तुमको पता ही होंगी, है ना, ये ट्रिक है उसी में बताऊंगा। सो देखो, अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी वाली जो चीज़ें हैं इसका बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, पर तुमको कौन कौन से बेसिक से देखने यहाँ पे, LH और FSH, ठीक है। ये मेरा GnRH रिलीज कराएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, LH और FSH निकलेगा, गॉट इट, ठीक है। सो LH में आएंगे, LH क्या वो करता है, इंड्यूस करता है, वो लीडिंग सेल्स को इंड्यूस करता है। लीडिंग सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन को स्टिमुलेट करने वाले चीज़ है, ठीक है ना। और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शनिंग है किस चीज़ का, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड ट्रैक्ट्स, ओके। अलोंग विद ऑल सिक्रिएशन जो कि आ रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, जैसे कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रिएशन हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो LH क्या करेगा, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट, FSH क्या करेगा, सर्टोली सेल्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है मेरे, ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेंगे। फीमेल के अंदर वो फॉलिकल ही करेगा, फॉलिकल पे ही एक्ट करता है, मेल के अंदर सर्टोली सेल्स में ग्रोथ फैक्टर और स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। सो अगर तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्पर्मियोजेनेसिस किससे रिलेटेड है, कौन सा हार्मोन, सो FSH वाला हार्मोन, ठीक है। मतलब दोनों है रिलेटेड ही, पर ज़्यादातर सर्टोली सेल्स के बारे में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, इसलिए ये ध्यान देना है, ठीक है। सो हाइपो से एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से मेरा, अरे ला भाई चार्ट ही बना देता हूँ मैं, GnRH, ये हाइपो से है मेरा, ठीक है ना। ये रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा जिसकी वजह से LH और FSH निकलेगा इन दोनों के अंदर से, ठीक है। और ये बेसिकली स्टोर रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर और ये रिलीज होगा तो यहाँ पे मेरे सर्टोली सेल्स बाय FSH और LH बाय लीडिंग सेल्स, लीडिंग वाला क्या करेगा, एंड्रोजन, और ये न्यूट्रिएंट नर्स सेल, गॉट इट। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो स्पर्म का बेसिकली सिंपल सा डायग्राम है। क्वेश्चन भाई ना के बराबर आने लगे हैं इससे, तो अपना फालतू का मत्था उत्था ना खराब करना इसके अंदर। देखो सबसे बाहर क्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऑफ कोर्स तुमको पता ही है। इसके बाद एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि ओवा की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है ना। मतलब कि वो जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग टाइप सी है। अरे यार कभी बीज देखा है भाई, बीज के ऊपर ऐसा कोट रहता है ना जिसको तुम पानी डाल डाल के वो सॉफ्ट करते हो, देन बीज निकलता है, ठीक है। ऐसा ही है कि ओवा है तुम्हारा, उसके ऊपर एक परत चढ़ी है, तो स्पर्म के अंदर तुमने बेसिकली एक ऐसा एक्रोसोम डाल रखा है जो कि इसको डिसॉल्व कर पाएगी ताकि फट के अंदर जाए और ये फर्टिलाइज कर पाए, दैट्स इट, ओके। न्यूक्लियस कंटेन करेगा क्रोमोसोमल मटेरियल, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड करेगा कंटेंट, है ना। इसके बाद ये इसकी नेक आती है, ठीक है। ऊपर का सारा पार्ट ये हमारे हेड के अंदर है और नेक के पार्ट है। इसके बाद मिडिल में आएगा मिडिल पीस, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। नेक में भी 2 पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रिकल जो कि क्लेविज करेगा और डिस्टल सेंट्रिकल जो कि टेल फाइबर्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके बाद मिडिल पीस आएगा और मिडिल पीस के इस पूरे पार्ट में ही क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी सोर्स है फॉर द स्विमिंग, ठीक है ना। इसको निबंकन शीट भी बोलते हैं जो कि तुम्हारे काम का नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये सारे क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बहुत पहले पूछे जाते थे। इसके बाद ये टेल है जो कि लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला। फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट, ऑफ कोर्स सेल चैप्टर तुमने पढ़ा ही होगा कि फ्लैजिला में हमारा 9+2 अरेंजमेंट होता है, सीलिया में भी, ओके। सेंट्रियोल में 9+0। बाकी पर इजैकुलेशन कितना होता है, देखो 100% जो स्पर्म है मेरे, लाइक इतने सारे हैं, ठीक है। उसमें कितना भाई, 100 का 60% एटलीस्ट कैसे होना चाहिए, नॉर्मल शेप, ठीक है ना। 60% एकदम नॉर्मल बच्चे होने चाहिए और 60 का 40% जो है मोटाइल होना चाहिए, ठीक है ना। सो मान लो तुमने एक टेस्ट दिया जिसमें 100 नंबर में से तुम्हारे 60 नंबर आए, ठीक है ना। और वो 60 नंबर तुम्हारा ऐसा था कि अच्छा है कि हाँ चल गया काम। अब अगर तुम 40 नंबर उसी 100 नंबर से पाते तो वो पासिंग मार्क्स बस थे, ठीक है ना, ऐसा तुम याद कर सकते हो। सो देखो 40% 100 का जो है जस्ट पासिंग है कि मोटाइल होने ही होने चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो भाई फिर लो क्वालिटी है, फर्टिलाइजेशन वर्टिलाइजेशन के लिए तुमको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है।
वहीं अगर तुम्हारा 60% है भाई नॉर्मल शेप साइज के, तब तो एकदम मजे चल रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन बना के दे दूं कि 100 स्पम्प्स थे तुम्हारे, ठीक है, उसमें से 60 स्पम्प जो है वो एकदम अच्छी क्वालिटी के हैं, तो बताओ 60 का कितना होता हुआ जो कि एकदम मोटाइल होनी चाहिए, ठीक है ना। वही सिंपल सा अपना मैथ लगा लेना है, ठीक है। 60 का 40% करेंगे हम तो हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है ना। 60 × 40/100 आ जाएगा मेरा 24। कॉमन सेंस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन उसमें बनते नहीं हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुक्केबाजी में कभी आ गया, इसलिए मैं बाई चांस इवेंट के लिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास 100 स्पर्म है तो 100 में से 60 जो है एकदम अच्छे होने ही होने चाहिए, ठीक है ना। और उसमें से भी जो मोटाइल होने चाहिए वो 40 होने चाहिए 60 में से। गॉट इट। आगे ना पल्ले पड़ गया। देखो तुम्हारा ये पूरा कैटेगरी है, देखो ये तुम्हारा सबसे आउटर वाला है 100 नंबर वाला, ठीक है ना। जिसमें से तुमको 60 जो है चाहिए ही चाहिए, और इस 60 के जो है इसमें से भी तुमको 40 वाले मोटाइल चाहिए, ठीक है ना। 100 स्पर्म है अगर तुम्हारे तो 60 तो मेरे को अच्छे से सुंदर सुंदर दिखने चाहिए, और मोटाइल होनी चाहिए 40, ठीक है। ये हो गया मेरा। अभी हाँ, ये सिग्रीगेशन और क्रिएशन तो बता ही चुका हूँ। हेड है, मिडिल पीस है, एक्रोसोम है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। अगर तुमसे कभी भी वो बना है कि एक स्पर्म का बेसिकली कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, सो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर है, पोस्टीरियर कर दे कर हो जाएगा। सो इंटीरियर पोर्शन है जो कि कवर रहेगा कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि होता है एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर। या फिल्ड रहेगा, फर्टिलाइज करेगा ओवम को, कॉमन सेंस हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही रहेंगे, प्रोसेस करेगा नॉर्मस, ठीक है ना, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एसेंशियल है। और कितना भाई मिलियंस होता है, 200 से 300 मिलियन भाई, समझ रहे हो ना। सो पर इजैकुलेशन भाई 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग द कोइटस ये रिलीज होता है, ओके। अब ये 200 से 300 मिलियन का 60% जो है अच्छा से नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए, और इस 60% का 40% जो है मोटाइल होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सेमाइनल प्लाज्मा के साथ जब तुम स्पर्म को फ्यूज करते हो तो सीमेन बनता है, गॉट इट। अभी हम बात करते हैं oogenesis या फिर फीमेल का कैसे ओवा बन रहा है, ठीक है ना। oogenesis को मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे भाई, दुनिया भर के रास्ते में स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। ये मैं तुमको समझा चुका हूँ, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ प्यार से। सो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि शॉर्ट एम्ब्रियोनिक फीटल लाइफ पे क्या कह रहा हूँ मैं, सुनो। जो कि स्टार्ट होगी हमारा एम्ब्रियोनिक फीटल लाइफ पे और एंड होती है कब, आफ्टर स्पर्म मीट करता है जब एग से, ठीक है। सो वही है कॉमन सेंस। मेरे को नंबर तो ज़्यादा चाहिए नहीं, बट स्टिल मैं इसको थोड़ा सा कराऊंगा ताकि अच्छे से मेरे को वो प्राइमरी ओमरी साइट बन जाए, है ना। लाइक इमेच्योर से थोड़ा मैच्योर हो जाए। सो 46 से फीमेल जर्म सेल्स ओगोनिया, गोनिया से बनेगा प्राइमरी साइट, ठीक है। फीटल लाइफ पे स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ, नो न्यू ओगोनिया इज एडेड। ये कॉमन वाली बातें हैं कि ओवम जो है या फिर ओवा जो है वो फिक्स रहते हैं इन एनी फीमेल बॉडी, आफ्टर बर्थ वो नहीं बढ़ सकता, ओके। सो अभी देखो बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी के तीन तीन स्टेजेस हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो मेरा प्राइमरी साइट है ना, ये बर्थ के टाइम पे आगे हैं, ठीक है। क्या क्या हो रहा है अभी, ये क्या होगा कि बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक और प्यूबर्टी जब तक नहीं आ रही है, सो मियोसिस 1 होगा और अनइक्वल डिवीजन होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। अनइक्वल हैप्लॉइड बनेगा और ये बनेगा क्या, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte। सो मियोसिस 1 अनइक्वल रहेगी, और ये प्यूबर्टी के पहले कहाँ अरेस्ट रहेगी, प्रोफेज 1 पे, जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, ठीक है। सो सबसे पहले कौन से ब्रेकर आए हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे वो ब्रेकर हटता है, ठीक है। वो होता है मियोसिस 1 का अनइक्वल डिवीजन, मियोसिस मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस। इसके बाद सेकेंडरी oocyte क्या है मेरा, वो फर्स्ट पोलर वोलर बॉडी जनरेट हो जाती है, पहले बता चुका हूँ, अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2, ठीक है। अब दूसरे भाई स्पीड ब्रेकर क्या है, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 कौन सी उसकी होगी, ये मियोसिस 2 का पार्ट है, ठीक है। वहाँ पे मेटाफेज 2 पे होगा। बेसिकली होगा क्या कि मियोसिस 2 जो है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म ये कंटिन्यू होती है, एंड देन वो ओवम बनता है हमारा, ठीक है। फिर अभी देखो ये बेसिकली पूरा पार्ट है कि कैसे क्या होता है। अब ये पूरा उसका वो है ओवरी टाइप सा, ठीक है। सो सबसे पहली बात, तुम्हारी फीटल लाइफ शुरू हुई फीमेल की, उसने बर्थ लिया जिसमें प्राइमरी oocyte बना। बर्थ के बाद प्यूबर्टी के टाइम पे उसका सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है ना। आफ्टर प्यूबर्टी बहुत सारे आधे से ज़्यादा तो डिजेनरेट हो जाते हैं, अराउंड 60 के से 80 के तक प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरा ये 2n वाले जो है डिप्लॉइड वाले, ये प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। इसके बाद टर्शियरी बनेगा जिसके अंदर एंड्रम होता है और फ्लूइड टिश्यू होता है। इतना परेशान मत हो कि कौन कौन सी वो हैं लेयर्स, पूछा नहीं जाता है। और खास करके oogenesis पे तो क्वेश्चन ही नहीं आया भाई आधे से ज़्यादा, है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्ना है बेसिकली, और ये सारी चीज़ें हैं, ओके। इसके बाद मेरा मियोसिस 1 होता है जो कि एट द एंड होगा, और रेडिक्शनल डिवीजन में ये ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। ग्राफिन फॉलिकल बनने पे ये जोना पेलुसिडा, ये इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये जोना पेलुसिडा एक होती है लेयर, और एक होती है कोरोना रेडिएटा। इन दोनों को काटने के लिए स्पेसिफिकली हमारे एक्रोसोम ऑफ स्पर्म उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जब होता है तो एम्प्टी होता है ग्राफिन फॉलिकल, जहाँ पे कॉर्पस लूटियम एक येलो कलर का टिश्यू होता है। कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स और ये सारी चीज़ें रिलीज कराएगा, ठीक है।
भाई इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर क्वेश्चन बनाना चाहे कोई तो एकदम अच्छे अच्छे से बन सकते हैं, इसीलिए ध्यान दो। ये जो प्रोसेस है बेसिकली मैच्योर फीमेल्स के अंदर गैमीट बनाने का काम करेगी, ठीक है, मैच्योर माने 18+, ओके, प्यूबर्टी के टाइम। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, कपल ऑफ द मिलियंस ऑफ द गैमेट मदर सेल ऊगोनिया होता है। ऊगोनिया को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोफेज वो जो होता है उसका अरेस्ट रहता है, सबसे पहला स्पीड ब्रेकर बिफोर प्यूबर्टी एंड अरे यार प्रोफेज 1 पे, ठीक है, सो ये खत्म हुआ। सबसे पहला स्पीड ब्रेकर प्रोफेज 1, ठीक है, जो कि टेम्परेरी रेस्ट होगी। प्राइमरी साइड, इसके बाद ईच प्राइमरी वो साइड जो होता है वो किससे सराउंड रहता है, ऑफ कोर्स दुनिया भर की लेयर जो कि मैंने अभी बताया, और उसमें बोल दिया कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, दैट्स इट, और कुछ नहीं लेयर्स के बारे में बताया हमारे इन स्टडी में। सो फॉलिकल्स जो है ये डिजेनरेट हो जाते हैं फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, और ओनली 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं इन ओवरी, ठीक है ना। सो भाई इतने सारे उसके अंदर हुआ थे पहले फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लाइक, और प्यूबर्टी में आते आते मात्र 60 से 80 हज़ार। सो तुम समझ सकते हो ना कि लाइक अगर एक टाइम पे अगर ट्विन वाला केस भी है तो कितनी बार हो सकता है भाई, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो कि है बेसिकली सराउंडेड होता है बहुत सारी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, जिसमें न्यू थीका बनता है और फिर वो बनती है सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। सो प्राइमरी फॉलिकल में लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा बोला गया है एनसीईआरटी में, सेकेंडरी फॉलिकल में ये बोला गया है कि ग्रेनुलोसा की सेल के साथ साथ एक न्यू थीका की लेयर आ गई है, ठीक है, जिसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर हमको देखने को मिल रहा है क्या, फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज एंड्रम, ठीक है, एंड्रम के बारे में लिखा हुआ है। सो थीका लेयर जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड है, इनर थीका, इंटरनल थीका और आउटर एक्सटर्नल थीका, नाम से ही पता लग रहा है इनर थीका है, आउटर थीका है और एंट्रम है, ठीक है। सो और कुछ तो नहीं है यहाँ पे, बाकी कौन कौन सा है तो ये तो बता ही चुका हूँ, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी साइड टाइनी वाला चीज़ बनेगी, ठीक है। सो सेकेंडरी ऊसाइड जो है रिटेन करेगी बल्क न्यूट्रिएंट, भाई ये सारा कुछ होगा, ठीक है। प्राइमरी में बेसिकली अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से जो मेरा एक्चुअल वाली है ओवा उसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है रेदर देन पोलर बॉडीज बेसिकली आफ्टर सम टाइम डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। और लास्ट स्टेज जो रहता है उसको हम टर्शियरी फॉलिकल की वजह हम बोलते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल है वो। अब सेकेंडरी ऊसाइड में जब भी फॉर्म होता है एक मेम्ब्रेन जिसको हम जोना प्लेलूसीडा बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये सराउंड करेगा और ग्राफियन फॉलिक्यूल्स बेसिकली रप्चर होगा, रिलीज होगा क्या, सेकेंडरी ऊसाइड, ठीक है। अभी ये रिलीज होने के बाद क्या बचेगा मेरा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, एक तो ये बन जाता है इससे और एक ये बन जाता है, ठीक है। सो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि जो मेरा ग्राफिन फॉलिक्यूल है ये फट के क्या क्या बनाता है, एक तो मेरा वो वाला बनाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, ये सेकेंडरी ऊसाइड बनेगा, ठीक है, और ये ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होगा, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे चार्ट है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, पर एटलीस्ट मैं एक बार करा दूँ। प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस, माइटोसिस, मियोसिस और मियोसिस 2, डिफरेंशिएशन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। फीटल लाइफ मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा है उसका, ठीक है, तब एक माइटोसिस होता है, डिफरेंशिएट करेगा प्राइमरी, उसके बाद ये प्यूबर्टी पे अरेस्ट रहता है प्यूबर्टी तक, उसके बाद प्रोफेज 1 पे जो अरेस्ट रहता है वो ओपन होगा आफ्टर प्यूबर्टी, वहाँ पे ओपन होने के बाद ओव्यूलेशन जैसी चीज़ें इस पर ओपन हो जाती हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है, बेसिकली वो मीन आर्क वाली चीज़ है। उसके बाद मेरा ये सेकंड जो स्टॉप रहता है, ठीक है, बेसिकली वो भी हमारा खत्म होता है, कब खत्म होगा वो, आफ्टर मीटिंग द स्पर्म, ठीक है। सो ये हमारी चीज़ है। सो अभी ये ध्यान वाली चीज़ है कि इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है ऑफ साइटोप्लाज्म, क्यों, क्योंकि जो ओवा है उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट विट्रेंट चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसी से आता है हमारा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली चीज़ है, जहाँ पे मेन आर्क होता है, इट मीन्स की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेन आर्क, ठीक है, बेसिकली 28 से 29 डेज तक ये होती है इन एवरेज फीमेल की साइकिल, ठीक है। अभी ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जैसे प्राइमेट्स के अंदर मंकी, एप्स, ह्यूमन और गिबियंस, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली एप और ह्यूमन जैसे प्राइमेटा के अंदर है, प्राइमेट्स के अंदर ये सारी देखी जाती हैं। सो तुमको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा कि पिक भाई कि कौन कौन से हैं इसमें से। सो मंकी, एप्स, ह्यूमन और गिबियन इसके आंसर है। नॉन प्राइमेट्स क्या है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर ओस्टर साइकिल चलती है, ठीक है ना, जैसे काउ एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देना कि नॉन प्राइमेट लिखा है, अगर भाई गलती से तुम्हारे मन में चल रहा हो कि ये वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, वो एनिमल किंगडम में नहीं जाना है, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स है ये स्ट्रेस साइकिल, प्राइमेट्स मंकी, एप्स, ह्यूमन और गिबियन। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि क्या लिखा होना चाहिए, नॉन प्राइमेट, नॉन वर्टिब्रेट्स अगर लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या है, जल्दी जल्दी में काफ़ी बार गलत हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए आई थॉट मेरे को रिमाइंड कराना चाहिए तुम्हें। सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होती है, जिसको हम मेन आर्क बोलते हैं, और रिपीटेडली बेसिकली होती है ये एवरेज आफ्टर 28 से 29 डेज, ओके। अब एक मेनोपॉज करके इवेंट आता है, मेन आर्क स्टार्टिंग है, मेनोपॉज एंडिंग है, ऑफ व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फॉर परमानेंटली 45 से 55 की एज में खत्म होता है, ठीक है।
ये बाकी वही साइकिल है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एस्ट्रोजन की 2 बार पीक आती है, और जो ये मेरा ये है एक पीक आती है बस प्रोजेस्टेरॉन की। कब आएगी? वो भी ऑन ल्यूटेल फेज, ठीक है। सो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, सो ये सारी चीज़ें हैं। एलएच और एफएसएच तो एक ही टाइम पे इंक्रीज होंगे एक ही बार के लिए, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ओव्यूलेशन बीच में 14th डे पे मैक्सिमम होता है, ओके। सो अभी तुम याद कर सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्राइंग और ब्लीडिंग से। उसके बाद एक हीलिंग फेज है जो कि एस्ट्रोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अभी तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो भाई कि यहाँ पे हीलिंग हो रही है। अभी हीलिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, फॉलिकुलर्स और हीलिंग। इसके बाद ओव्यूलेशन है, पीक होगा एलएच और एफएसएच का। सो पीक कब होगी एलएच और एफएसएच की? ऑन द डे ऑफ 14th या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे। इसके बाद ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज, सिक्रेट करना है। सो ये सारी चीज़ें हैं प्रोजेस्टेरॉन की। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिन होगी, एंड अगेन ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। सो ये प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर स्पर्म फ्यूज हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। इसीलिए समटाइम्स अगर कोई भी बच्ची मिस कर देती है पीरियड्स वगैरह, सो इट इज़ टेकन एज अ इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए टेस्ट होते हैं दुनिया भर के, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ल्यूटिल फेज पे इंक्रीज किए रहते हैं। अभी फेजेस क्या कौन कौन से हैं, ठीक है, वही सारी बता चुका हूँ, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एज्यूम किया जाता है कि 28 दिन तक हम ले रहे हैं, 28 दिन का एवरेज, ठीक है। सो वहाँ पे एक ब्लीडिंग फेज आता है 1 से 4 दिन तक, ठीक है, या फिर 3 से 5 दिन, जिसपे हीलिंग फेज आएगा। सो 5 से 13 डेज पे, ठीक है, जो कि 8 से 9 दिन है। इसके बाद ओव्यूलेटरी 14th डे पे होगा, जहाँ पे तुम डे -14 कर सकते हो। यहाँ पे एक बेसिकली फॉर्मूला है कि ओव्यूलेशन कब होगा। बेसिकली अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहती है तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 33 डेज का है तो 33 - 14 कर दोगे तो उस दिन उसका ओव्यूलेशन हो रहा होगा। सो सिमिलरली ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। सो जो भी आंसर आएगा उसी डे पे उसको क्या किया जाता है कि किया जा सकता है कंसीव, ठीक है। इसके बाद ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज होता है जो कि 15 से 28 डेज पे होता है, जो कि फिक्स रहता है 14, ओके। 14 दिन की ये फिक्स ही है भाई, इसीलिए हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि 14 कैसे। अभी मैं बोल दूं कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया कि ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है, हमको ये पता है कि ये जो सिक्रेटरी फेज है ये 14 डेज का फिक्स है, इसलिए हो रहा है, ठीक है ना। और ये 15 से 28 दिन तक चलेगी। सो ब्लीडिंग वाला है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से बनाए हुए नोट्स ये, ठीक है। मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज में हो रहा है क्या, सेकेंडरी oocyte जो है तुम्हारा, ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग है वहाँ पे दुनिया भर की, ये है जहाँ पे ये प्रोजेस्टेरॉन फॉल होने की वजह से ये सारी ब्लीडिंग होंगी, ठीक है, ब्लीडिंग या फिर क्राइंग फेज। इसके बाद हील होगा, GnRH, ये सारी चीज़ें जो है FSH LH, ये सारी एस्ट्रोजन को बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से रीजनरेशन होगा किसका, एंडोमेट्रियम का। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स, दैट्स इट। इसीलिए वहाँ पे वापस से हील होगा एंडोमेट्रियम का, ओके। इसके बाद ओव्यूलेशन है, सब कुछ हील हो जाता है, पीक रहता है ओव्यूलेशन का, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और फटेगा ग्राफिन फॉलिक्यूल से। बेसिकली ग्राफिन फॉलिक्यूल जब फटता है तभी कॉर्पस ल्यूटियम का जन्म होता है, तुम ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सो ये ओव्यूलेशन लास्ट में अपना ल्यूटिल या फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट मारता है खूब, ठीक है। अभी किसी भी स्पर्म के पास 48 से 72 घंटे रहते हैं कि फर्टिलाइज हो जाए ओवा के साथ, ओके। सो कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अभी ये होगा क्यों, क्योंकि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स कम हो जाएंगे, कम होंगे तो ये अगली साइकिल को बिगिन कर देंगे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है सुनो। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, बेसिकली ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है कितने दिन का, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग का फेज रहता है। ब्रेक डाउन ऑफ क्यों होता है, ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग रहती है या फिर ब्लड वेसल्स वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग 3 से 5 डेज, ओके। ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। अभी ये होगा क्यों, क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुआ है इसलिए होगा, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तुम और प्यार से कह सकते हो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल, ये क्या है बेसिकली, मे बी, यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं लिखी है। तो अगर तुमसे स्टेटमेंट बोलते कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कन्फर्मेटरी या फिर कुछ ऐसे शब्द जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, जैसे मे बी है ना थोड़ा हल्का फुल्का है, अगर मस्ट लिख दे तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए ये ध्यान देना कि मे बी इंडिकेटिव फॉर द प्रेगनेंसी है। मेंस्ट्रुअल फेज जो रहता है फॉलोड रहता है बाय द फॉलिकुलर फेज, ऑफ कोर्स भाई फॉलिकुलर फेज में ही आएगा। इसके बाद अब फटी है जो चीज़ भाई इतनी खतरनाक सी है ना, उसको हील भी तो करना पड़ेगा, कितनी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं यार, है ना। सो उसको हील भी तो करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन तुम्हारे एक बॉडी पे बहुत डार्क कट लग गया है, उसको ही हील होने में कितना टाइम लग जाता है। सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट, जिसको हील होने के लिए फॉलिकुलर फेज हो रहता है या फिर प्रोलिफरेटरी फेज प्यार से कहते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं और ऐसा कुछ है। सो प्राइमरी फॉलिकल जो रहते हैं ओवरी ये ग्रो करता है और बिकम फुल्ली मैच्योर हुआ, यहाँ पे क्या ग्राफिन फॉलिक्यूल मैच्योर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, एंडोमेट्रियम की यूट्रस की जो वॉल है वो रीजनरेट हो जाती है और वो रेडी है फिर से इम्प्लांटेशन होने के लिए। अगर नहीं होता है तो वापस से क्राइम फेज मीन्स मेंस्ट्रुएशन आएगी, ओके।
साइकिल चलेगी। पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल होता है, जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एलएच और एफएसएच कैसे काम करता है ये भी बता चुका हूँ। सेम है जैसे मेल्स के अंदर था कि जीएनआरएच जो है रिलीज करा रहता है, एलएच एफएसएच बॉडी तो एक ही है ना, बस एक्शन जो है हार्मोन्स का अलग अलग हो जाता है फॉर द टाइमिंग। जैसे एलएच और एफएसएच पीक रहेगा ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, एंड कॉर्पस ल्यूटेम का काम है दुनिया भर का प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करना, ठीक है। अब इसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम की वॉल का और लीड मेंस्ट्रुएशन। सो ये मेरा बेसिकली मार्किंग न्यू साइकिल होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ह्यूमंस में बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ, मतलब अराउंड एज ऑफ, आफ्टर लिखते हुए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अराउंड एज ऑफ 50, ठीक है, अराउंड 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 ध्यान देना, ठीक है। एज 50 इज टर्म एज मेनोपॉज, ठीक है। बाकी ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लिखा हुआ है जो कि तुम रीड कर लेना खुद से। ओके, अभी बात करते हैं हम एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता भाई ये सब भी आप पूछ ले जाए। सो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन में क्या है, हाइजीन सैनिटेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक अ बाथ, क्लीन योर सेल्फ, भाई ये क्या है, बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। यूज सैनिटरी नैपकिन्स एंड क्लीन द होम मेड पैड्स बेसिकली, ठीक है। और चेंज करना है सैनिटरी नैपकिन्स, होम मेड पैड जो भी होते हैं भाई 4 से 5 घंटे पे तुमको चेंज करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, और डिस्पोज द सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली रैपिंग इट विथ अ यूज्ड पेपर, ठीक है। वही न्यूज़पेपर में डू नॉट थ्रो यूज्ड नैपकिन्स इन ड्रेन पाइप, ठीक है, एंड ओपन एरिया, ऑफ कोर्स भाई कॉमन सेंस। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश योर हैंड विथ सोप, ठीक है। बेसिकली वही वही जनरल सी चीज़ है जो कि तुमको करना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए तुमको, है ना। इसके बाद लास्ट हमारा है टॉपिक फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दवा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला क्वेश्चन सब टॉपिक, इसको मैंने डिटेल में इसलिए वापस से कवर किया है ताकि तुम कोई भी मिस मत करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 10 साल में 14 क्वेश्चन। अभी फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन तुमको पता है क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एम्प्यूलर रीजन में होता है इन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बोथ द क्या है अवेल रहेंगे सेम टाइम पे ड्यूरिंग द एम्पुलर रीजन, जब होगा तभी तो प्रेजेंट होगा तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी। सो इस पर हम कॉन्टैक्ट करेगा विद द ज़ूना पेल्यूसिडा, ज़ूना पेल्यूसिडा पे इंटरेक्ट करेगा तभी तो एक्रोसोम एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट करने की वजह से एग की मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व करेगा। सो एक जो स्पर्म है मेरा वो एग के साथ एंटर करेगा जहाँ पे पॉलीस्पर्मी जैसी चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए सारी चीज़ें हैं। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जो ओवा रहता है आफ्टर डिजॉल्विंग और ये फ्यूजन हो जाता है जब ये, तो ये कुछ ऐसी इंड्यूस करती है रिसेप्टर्स के अंदर हार्मोन जिसकी वजह से बाकी के चीज़ें अंदर नहीं घुस पाए, इसलिए पॉलीस्पर्मी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाती है हमारे यहाँ पे। म्योसिस 2 दूसरा स्पीड ब्रेकर था। सबसे पहला स्पीड ब्रेकर प्यूबर्टी के टाइम पे क्लियर हो रहा था जो कि प्रोफेज 1 पे था। दूसरा कब हो रहा है, जहाँ पे जब फ्यूजन हो चुका है, जहाँ पे म्योसिस 2 कंप्लीट हो रही है, दूसरा ब्रेकर, ओके। ओवम फर्टिलाइजेशन और जाइगोट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंसेमिनेशन आफ्टर द मोर्टालिस स्पर्म दुनिया भर का भाई आएगा और यूट्रस के अंदर एंटर करेगा और एम्पुलर रीजन पे फैलोपियन ट्यूब जाके वहाँ पे फ्यूज करेगा, ओके। ट्रांसपोर्ट होगा दिस रीजन और फर्टिलाइजेशन होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली होता क्या है कि साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। ओवा भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं ओव्यूलेशन आफ्टर, एक 14th डे पे है। सो 14th के बाद 15th और 16th ये 2 दिन स्पर्म को फ्यूज करना ही करना है। अगर नहीं करता है तो फिर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओवा जो है 48 से 72 घंटे तक ही अवेलेबल रह सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हाँ साइमल्टेनियसली ही प्रोवाइड होना चाहिए, अदरवाइज एक से थोड़ी ना होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दोनों को साथ में प्रेजेंट होना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम करेगा भाई, कॉन्टैक्ट करेगा सोना पेलुसिडा की लेयर से, वहाँ पे होगा क्या आफ्टर द दिस कॉन्टैक्ट और फ्यूज हो जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या कि इंड्यूस करेगा चेंज इन द मेम्ब्रेन, और फिर एडिशनल मतलब कि अलग से और स्पर्म उसके अंदर ना आ पाए उसके लिए वो क्या करेगी, इंड्यूस करेगी चेंजेस किसमें, ताकि वो ब्लॉक कर सके मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि वो ब्लॉक कर सके एडिशनल स्पर्म को आने से, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोमल के हेल्प के साथ वो डिसॉल्व करता है बेसिकली, और जोना पेलुसिडा ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, सेकंड मियोटिक डिवीजन है यहाँ पे, ये सारी सेकंड पोलर बॉडी ओडी जो है वो होती है, ठीक है ना। और उटेड हो लगेगा जाइगोट बनेगा। देन फीमेल के अगर रहता है तो डबल एक्स, और मेल है तो एक्स वाई, सिंपल सा, ये तुमको पता ही है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्स ऑफ द बेबी जो होता है वो डिटरमाइन होता है बाय द फादर नॉट अ मदर। इसीलिए अगर कोई भी तुमको ऐसा पिछड़ी सोच का इंसान मिले कि ये जो बालिका है इस पे बच्चा नहीं दे रही है, फीमेल नहीं दे रही है, मतलब बेबी, सो अगर कोई ऐसा भाई धूर्त तुमको देख बोलते हुए मिल जाए तो तुम उसको बैठ के अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा देना। देखो ये तुम्हारे बेटे की गलती है कि वो भाई एक्स एक्स क्रोमोसोम जान के सेपरेट करके नहीं दे रहा है उसको, ठीक है। हाँ मतलब पॉसिबल है भी नहीं मेल के अंदर भी, बट हाँ अगर तुम बायोलॉजिकली बोलो तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल। सो
माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट या फिर स्टेमस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि क्लीवेज डिवीजन होता है दुनिया भर का। ओविडक्ट मतलब कि वही एम्पुलर रीजन में वो फ्यूज हो गया, अब एम्पुलर रीजन से वो स्टेमस मतलब बीच तक आएगा इम्प्लांटेशन होने के लिए एंडोमेट्रियम की वॉल में। तब तक ये जो इतना टाइम पीरियड है, मतलब इतनी जो लेंथ है कवर करने की 10 से 12 सेंटीमीटर जो इतना भी लेंथ है, उसको कवर करते करते क्या करेगा वो ओवम या फिर जाइगोट क्या करेगा, बैठे बैठे चलो बैठे बैठे कुछ करते हैं काम, ऐसा करके वो बोलता है और वो क्लीवेज डिवीजन करता है 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे ही 2 की पावर n में वो डिवाइड करता है अंटिल कितना 16 स्टेज, ठीक है ना। सो ब्लास्टोमियर स्टेज पे वो फ्यूज करता है, ठीक है। बाकी ये मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं तुमको अगले चैप्टर में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, कि हेल्प कैसे करते हैं बेसिकली। सो अभी ये देखो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट क्या है बेसिकली, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। माइटोटिक डिवीजन होगा पेल के और रैपिड रिपीटेड होंगे इसमें क्या, क्लीवेज डिवीजन 2 की पावर n में चीज़ें चलेंगी। सेल बनाएगा भाई ब्लास्टोमियर, है ना, तो 2 की पावर n में चीज़ें चलती हैं। जाइगोट से बनाएगा 2 से 16 सेल्ड मोरूला, 8 से 16 मोरूला, 8 से 16 मोरूला, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मेरा ब्लास्टोसिस्ट होती है जहाँ पे तुमको ट्रोफोब्लास्ट जैसी लेयर मिलती है, और इनर सेल मास होता है जहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल क्या होते हैं, टोटीपोटेंसी, याद है ना क्या होता है टोटीपोटेंसी, कि भाई कुछ भी नया सेल बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्या, डीएनए कंटेंट इन इट, है ना। बेसिकली ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हो भी गया है गलती से तो हम वो ठीक कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस आगे बताऊंगा मैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो मरूला 8 से 16 और ब्लास्टोसिस्ट मेरा सबसे लास्ट वाला स्टेज, और ब्लास्टोसिस्ट ही फ्यूज करेगा। इम्प्लांटेशन, प्रेग्नेंट होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन जब होता है तभी हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है किसी फीमेल के अंदर। बेसिकली ये तुम्हारी एंडोमेट्रियम की वॉल है जहाँ पे जाके चिपक गया है प्यारू सा हमारा इम्प्लांटेशन वाला जाइगोट या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, क्लीवेज डिवीजन यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो जाइगोट था, मतलब ये तो वो जो नपलीफिड़ा वगैरह दिखाया गया है, यहाँ पे ये जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट से ये जो आधी लेंथ बची है तो चलो कुछ काम करे करके इसने क्लीवेज डिवीजन किया यहाँ पे जाके, और फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया। क्या ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ है दोस्तों, गलती से भी गलती मत करना मोरूला का, है ना। और ब्लास्टोसिस्ट में 2 पार्ट रहते हैं, एक इनर सेल मास और पूरा साइड में पड़ा रहता है ना। तो ये लास्ट पेज होगा, हाँ लास्ट पेज है। सो ब्लास्टोमियर ऑफ द मोरूला है, ये ट्रोफोब्लास्ट अरेंजिंग इन द यूट्रस। ट्रोफोब्लास्ट में इनर सेल ग्रुप ऑफ मास होता है, ट्रोफोब्लास्टिक इनर सेल मास है, ठीक है ना, अटैच रहेगा विद द एंडोमेट्रियम। सो तुमसे अगर कोई भी स्टेटमेंट पूछा जाए तो क्या है दोस्तों, ब्लास्टोसिस्ट में बेसिकली ये मोरूला ट्रांसफॉर्म होता है, मोरूला ट्रांसफॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, मोरूला ट्रांसफॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, जो कि फर्दर भाई मूव करेगा कहाँ पे, यूट्रस की वॉल में ऑफकोर्स जाएगा, और वहाँ पे वो ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक जाएगा। और जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसमें अरेंज रहती है उसकी आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। सो तुमको कोई बच्चा बोल दे कि व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट, सो कुछ नहीं दोस्तों, ब्लास्टोसिस्ट की सबसे लास्ट वाली लेयर क्या है दोस्तों, ट्रोफोब्लास्ट है ना। और ट्रोफोब्लास्ट में तुमको एक ऐसा पार्ट देखने को मिलता है जहाँ पे एक इनर सेल मास जो रहता है वो एक साइड पे पड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। सो इनर ग्रुप सेल जो होता है अटैच रहता है, अरे ये भाई ले फिर से देख ले, ये दुनिया भर का जो इनर सेल मास है ना ट्रोफोब्लास्ट के एक साइड पर अटैच रहता है, यही बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो इनर सेल मास इम्प्लांटेशन इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, कॉमन सेंस है दोस्तों। अभी प्लासेंटा का फॉर्मेशन, आपने दोनों हाथ पकड़ो दोस्तों और एक दूसरे में ऐसे घुसा दो, सो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कनेक्शन होता है बिटवीन द क्या, मदर का प्लासेंटा एंड बेबी। ओके, सो प्लासेंटा क्या करेगा, न्यूट्रिएंट O2 प्रोवाइड करेगा, रिमूव करेगा वेस्ट, और एक्ट करेगा एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कैसे करेगा, काफी अच्छी सोचने वाली बात है दोस्तों। एंडोक्राइन ग्लैंड प्लासेंटा, ये तो होता ही नहीं है, ये बीच में बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और कोर्स, है ना। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, मतलब ये क्या हार्मोन रिलीज कर रहा है, और वो भी कैसे कर रहा है, विदाउट डक्ट, है ना। एंडो एक्सो होता तो डक्ट के साथ करता, कुछ नहीं दोस्तों, प्रेगनेंसी पे हो रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आ रहा है, सो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा होगा तभी तो आ रहा है ना। जब तुम किसी को इन्विटेशन देते हो तभी तो आता है, मैं बिना बुलाए मेहमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। सो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सो HCG और HPL ये रिलीज करेगा बेसिकली, ठीक है। हार्मोन्स के कौन कौन से नाम मैं बता चुका हूँ, वापिस से बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। सो ये बेसिकली यूट्रस की वॉल है दुनिया भर का, ये मेरा एंडोमेट्रियम है, और एंडोमेट्रियम की वॉल ऐसे 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 है। सो ये प्लेसेंटा ऐसे 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 है, फिंगर का डिजिटेशन जैसे इंटरलॉकिंग हो गई है, ऐसा होता है। और इसी को इंटरलॉकिंग को, ये जो दोनों हाथ है ऐसे मैंने बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करो, ठीक है। सो ये क्या है, क्रोनिक वेलाई, ठीक है ना। क्रॉनिक वो वाला क्रॉनिक नहीं, इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, ठीक है, कोरियोनिक विलाई, क्रॉनिक। ओके, सो HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये 3 बेसिकली एक्सक्लूसिव हार्मोन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली रिलीज होता है। रिलैक्सिन एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन, HPL ताकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट ना हो, और अगर हो भी रहा है तो LH और FSH जैसी चीज़ें जो कि प्रोजेस्टेरोन बेसिकली निकालने में मदद करा रहे, उसकी कमी ना हो, है ना।
सो HCG बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टेस्ट में, यही होता है HCG, है ना, कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है ना जिसके अंदर यूरिन डालते हैं तो उसमें 1-2 लाइन दिखती है। सो उसमें कौन सा हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है, HCG, है ना, जो कि प्रेगनेंसी का लिए वो है। इसके बाद थायरॉक्सिन, और क्या है, नमक खाने के लिए बोल दिया जाता है दोस्तों, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नमक खाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आयोडीन जो है I3 और I4 ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द थायरॉक्सिन का सिक्रिएशन या फिर सिंथेसिस इन आवर बॉडी। ओके, सेमी एसेंशियल। अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये दिखाई गई है ना विद द दुनिया भर की वेसल्स, फीटस कनेक्ट रहता है विद द प्लेसेंटा, किसकी वजह से, अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, सो अब ये देखो दोस्तों, जाइगोट जो है मेरा मोरूला से जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास किसके साथ अटैच रहेगा, ट्रोफोब्लास्ट, जो कि इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट होने के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन के बाद ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, और लास्ट में आता है ये ग्रेस्टुलेशन, जहाँ पे इनर की एंडो है, मिड की ये लेयर्स हैं उसकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी हम एनसीईआरटी करते हैं। कोरियोनिकुलाई वैसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, नाइपियस 2 ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिकुलाइट यूट्राइन टिश्यूज के साथ मैटरनल ब्लड के साथ एक कनेक्शन बनाएगी, और वहाँ पे फिर बनता है क्या, एक मैटरनल ब्लड की सप्लाई करने के लिए प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, बेसिकली एक फैसिलिटी होती है बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए, क्या, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स, और रिमूवल ऑफ वेस्टेज, है ना, और प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो। ओके, प्लेसेंटा जो है बेसिकली कनेक्टेड है विद द एम्ब्रियो थ्रू द किसके साथ, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, और फिर वो बनाएगा एम्ब्रियो, प्लेसेंटा जो कि एक्ट करेगा एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। ओके, सो एंडोक्राइन टिश्यू एंडोक्राइन टिश्यू या फिर ग्लैंड हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो सेवरल हार्मोन्स, जैसे कि अभी मैंने तुमको बताया, एक्सक्लूसिव ऑन प्रेगनेंसी के टाइम ही बस ये तीनों चीज़ें रिलीज होंगी। अगर भाई ऐसे ही कोई मजे में बोल दे कि ये नॉर्मली भी सिक्रिएशन होता है तो ये गलत बात हो जाएगी, एक्सक्लूसिव है भाई, है ना। VIP गेस्ट है हमारे HCG, HPL और रिलैक्सिन इन एनी फीमेल बॉडी। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG ह्यूमन वो प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL और इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सारी बातें तो हैं ही हमारी, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एक रिलैक्सिंग हार्मोन होता है जो कि ओवरी सिक्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स, उसके अलावा नहीं होगा। सो HCG, HPL और रिलैक्सिन, इनका काम क्या है बेसिकली, है ना, क्यों ही हो रहा है, कुछ तो स्पेसिफिक काम होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सक्लूसिव VIP गेस्ट हैं तो इनकी एक्सक्लूसिव जरूरत होगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसलिए ये आ रहा है ना, कॉमन सेंस। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें होंगी, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन, ये सारी चीज़ें रहेंगी, और इंक्रीज करेगा भाई बेसिकली बहुत ज़्यादा मैटरनल ब्लड का सप्लाई। ओके, और इसी वजह से सिक्रिएशन जो रहता है हार्मोन का बहुत ज़्यादा रहता है, और जिसकी वजह से सपोर्ट कर पाती है फीटल की ग्रोथ और मेंटेनेंस प्रेगनेंसी, ठीक है। अभी क्या है हमारा मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और उसमें डेवलपमेंट क्या होती है, ये बेसिकली लेयर्स हैं हमारे उसकी, जो कि मैं तुमको बता चुका हूँ। सो प्रेगनेंसी जो है बेसिकली लास्ट होती है फॉर द 9 मंथ यूजुअली, और प्री मेच्योर डिलीवरी भी होती है, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। ओके, पर हाँ, तुम 8 महीने या फिर 6 महीने के बाद बेसिकली तुम कह सकते हो कि चल जाएगा, बेबी थोड़ा सा ही वीक रहेगा पर चल जाएगा, है ना। सो मेरा ये फर्स्ट वीक या फिर पहले मंथ में क्या होगा, है ना, 4 वीक या फिर पहले मंथ में क्या होगा, सबसे पहले तो तुम्हारी आत्मा बनेगी, किसी बच्चे की आत्मा मतलब दिल, है ना। सबसे पहले तुम उस पे एम्ब्रियो की हार्ट बीट सुन सकते हो, सबसे पहले हफ्ते पे। ओके, हफ्ते नहीं दोस्तों, सबसे पहले महीने में, है ना। 4 वीक, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक हफ्ता हुआ है उसका दिल बन गया इतना जल्दी, हलवा थोड़ी ना है, 4 हफ्ते लगते हैं कम से कम एक दिल बनने में, है ना। सो 1 मंथ। ओके, सो सेकंड मंथ 8 वीक में क्या होगा, लिम्ब डिजिट आ जाएंगे फिटस के। थर्ड मंथ पे 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, ऑर्गन सिस्टम और जेनेटिक बनता है, वही है बेसिकली। थर्ड मंथ जैसे ही 12 वीक होते हैं तो तुम, पहले होता क्या था कि एम्ब्रियोसेंटेसिस करा के यहाँ पे ये बेसिकली पता करते थे सेक्स कौन सा है, कि बच्चा कौन है ना, फीमेल है मेल। सो फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया था यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है ये बन चुका था ड्यूरिंग थर्ड मंथ या फिर 12 वीक या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, 3 महीने को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और फिर मेरा 5 मंथ पे या फिर 12 वीक्स पे बेसिकली वो फर्स्ट किक जो वाला जो मोमेंट है, फर्स्ट मोमेंट वो वाला आता है टाइम। ओके, हेयर्स ऑन हेड आ जाते हैं। छठवें मंथ पे या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर पे बॉडी पे हेयर्स और आईलिशेस आ जाते हैं, ठीक है। सो तुम्हारे पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहला फर्स्ट मोमेंट क्या है 5 महीने में, ठीक है, बेसिकली सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच में। ओके, और लास्ट ट्राइमेस्टर पे तुम्हारा वही दुनिया भर के बाल वाला जाएंगे। सबसे पहला ट्राइमेस्टर, सबसे पहला जो है उसमें महीने में क्या बनेगा, दिल बनेगा, आत्मा बनेगी। आत्मा बनने के बाद उंगलियां बनेंगी, ठीक है, जो कि सेकंड मंथ में होगी, और थर्ड मंथ पे ये होता है। सो अगर तुमको पता हो दोस्तों कि हमारा जो है थर्ड मंथ तक किसी भी गांव में या फिर कोई भी लोग बताते नहीं थे कि बेबी है या नहीं है, बेसिकली फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 महीने तक काफ़ी ज़्यादा क्रुशियल टाइम पीरियड रहता है फॉर प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम जिसकी वजह से बॉडी बेसिकली चल रही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहता है फॉर एनी बेबी एंड मदर।
सो बेसिकली जब तक 3 मंथ्स एक्सीड नहीं होते हैं तब तक हमारे घर पे या फिर किसी के भी घर पे नहीं बताया जाता जनरली, है ना, ड्यूरिंग गाँव पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें, बाकी लास्ट में वही पार्चुरेशन और लैक्टेशन है। लैक्टेशन में मैं तुमको बता चुका हूँ दुनिया भर का इंटेंस लैक्टेशन क्या है। पार्चुरेशन क्या है, चाइल्ड की डिलीवरी है, कॉमन सेंस है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है। क्यों, बेसिकली जब एंडोक्राइन आएंगे वहीं पे तुम्हारा HNP को रिलीज करेगा। HNP माने न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि रिलीज कराएगा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ओके, सो फर्स्ट सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन क्या है, कंप्लीट बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जैसे ही फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है पूरा और प्लेसेंटा का, वैसे ही स्टिमुलेट होगा क्या, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या आएगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये इजेक्शन रिफ्लेक्स जब आता है तभी दिमाग के पास जाती है क्या, सिग्नल, वो हाइपोथैलेमस पे जाएगी, वहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर HNP जिसको तुम प्यार से बोल रहे हो मेरी भाषा में, ठीक है। सो ये मेजर रोल रहता है किसका, पार्चुरेशन में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो बर्थ हार्मोन भी कहलाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है बच्चा, और उसी के जस्ट बाद वाली लेयर, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, वो लेबर पेन कॉज करती है या फिर बच्चे को डिलीवरी कराने में हेल्प कर रही है। एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन रहता है भाई, एक बार में 206 की 6 हड्डियां भाई, ऐसा बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेकिंग क्यों कह रहा हूँ मैं, बोन ब्रेकिंग जैसा इंटेंस पेन होता है फॉर दैट टाइम। ओके, ऐसा वो पेन एक्सट्रीमली भाई पेनफुल रहता है, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। ओके, सो मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरग्रो बाय डिफरेंशिएशन और प्रेगनेंसी, और स्टार्ट करेंगी प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स, ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हैं ताकि लैक्टेशन होगा तो मदर मिल्क में प्रोलैक्टिन हार्मोन आएंगे, प्रोलैक्टिन की वजह से एंटागोनिस्ट वाली चीज़ें याद ही हैं तुमको। सो ये कोलेस्ट्रॉम होता है सबसे पहला मिल्क ऑफ द मदर, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द एम्ब्रियो, अरे फीटस, वो रहेगा कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्यों, ये रिच इन एंटीबॉडी है, IgA, ठीक है ना, पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IgE कर देगा तो बदतमीजी हो जाएगी, ये IgA है, ध्यान देना। ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग रिकमेंडेड है इसीलिए, बाकी ये समरी वमरी है, ठीक है। अब लास्ट पैरा से शुरू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस बता चुका हूँ, रिजल्ट ऑफ स्पर्म है बेसिकली, है ना, स्पर्मेटो मेटो तो स्पर्म का फॉर्मेशन है, और मियो होगा तो क्या, अद्भुत शक्तियाँ दौड़ने भागने की, और स्पर्म मियोजन, एक सेकंड, स्पर्मिएशन होगा तो क्या होगा वो, बोलो बोलो, रिलीज ऑफ स्पर्म, ठीक है, फ्रॉम द वेयर स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्रांसपोर्ट करेगा मेल एजैकुलेटरी हेड नेक, वो स्पर्म का वही है कि हेड नेक मिडिल पीस और टेल में रहता है। हेड पे तुमको वो सारी चीज़ें मिलती हैं और नेक पे वो सारी चीज़ें हैं, मिडिल पीस पे तुमको फालतू की चीज़ें मिलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, टेल वेल यहाँ पे मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, हेड वेड पे तुमको दुनिया भर के एक्रोसोम और नेक वेक पे मिलती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, और रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है फीमेल प्राइमेट्स में वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स अलग ही है दोस्तों, तुम लिविंग वर्ल्ड में पढ़े होगे, प्राइमेट्स आर द ऑर्डर, है ना, प्राइमेटा ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली अटेन होते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी पे या फिर प्यूबर्टी पे, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओवम रिलीज होगा एज पर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि साइक्लिक चेंजेस आएंगे यूट्राइन के वॉल पे, और अगर वो नहीं होता है फर्टिलाइज एग तो इंड्यूस करेगा दुनिया भर की चेंजेस, हार्मोन्स, और आफ्टर कॉइटस होगा क्या कि ट्रांसपोर्ट करेगा एम्ब्यूलर के अंदर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का। अब वो क्लीवेज डिवीजन करते करते आते हैं और वो इम्प्लांट हो जाता है बॉडी के अंदर इन फीमेल्स। बाकी XY क्रोमोसोम जो है वो डिपेंडिंग ऑन फादर रहता है कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। ओके, फिर ये सारी चीज़ें हैं, एंड देन आफ्टर द इम्प्लांटेशन जेस्टेशन का पीरियड आएगा, जेस्टेशन उसके बाद पार्चुरेशन। जेस्टेशन पे तुमको क्या रखनी है, सबसे पहले मूवमेंट, 5वां महीना सबसे पहला दिल बनेगा पहले महीने में, और दूसरे महीने में क्या है, सारी उंगलियां, और लास्ट में तो तुमको पता ही है ना, सारे बाल वाला जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं, सेकेंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ का पार्चुरेशन इंड्यूस करेगा। और हाँ, ये पार्चुरेशन पे सबसे पहले कौन सा आएगा, वो वाला कि सबसे पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आता है फॉर फ्रॉम वेयर, फीटस का फुल्ली डेवलपमेंट एंड प्लेसेंटा, इसकी वजह से हाइपोथैलेमस में एक्ट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, HNP। सो वहाँ पे होगा क्या, क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो कि एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करेगा, और फिर पार्चुरेशन होगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि दुनिया भर का कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है, एस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन ये सारे इंक्रीज हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स जो रहते हैं डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या सिक्रेट करते हैं मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसको, बच्चे को खिलाया जाता है, मिल्क फीड किया जाता है फॉर द इनिशियल मंथ्स। ओके, इसके बाद क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे क्या है भाई, ये सारी ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ओवरी जो होते हैं, ओवरियन हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी बोलते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स जैसे कि टेल लाइट, नो नीड ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, है ना, ओवरी ये सारी चीज़ें हैं। स्टेजेस ऑफ एम्बेडेड हैं, फीमेल एक्सेसरी डक्ट हैं, 3 लेयर हैं, जिसको हम पेरी मायो एंडो बोलते हैं। एंडो सबसे अंदर की, मायो मिडिल की, पेरी पेरीफेरल। ओके,
फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल या मॉन्स प्यूबिस होता है, जो कि फैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे हेयर्स वगैरह रहेंगे। लेबिया मेजोरा इनर फ्लूइड्स होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। एंड देन माइनोरा होती हैं, उसके अंदर होती हैं। देन हाइमन एज अ पार्शियल कवरिंग, जो कि रिलायबिलिटी इंडिकेटर नहीं है ना। देन क्लेटोरिस होता है, एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, जो कि इरेक्टाइल टिश्यू है। सो मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली वन ऑफ द फीमेल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि दिखाया जाता है, दिखता है ना। ह्यूमंस बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वीवी पैरस है, मेल में रिप्रोडक्टिव है, पेयर ऑफ टेस्टिस, जहाँ पे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं उसको तुम प्यार से। और इन 250 से में 3 कम से कम भाई, मतलब 1 से 3 कम से कम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये होगा क्या कि यहीं पे लाइंड होंगी बाधा स्पर्मेटोगोनिया और सेटोलिसेंस। सेटोलिसेंस मदर ऑफ द है किसकी, स्पर्म्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, नर्स सेल, ओके। सो ये सबसे पहला मियोटिक डिवीजन करेगी, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस 2, ओके, माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है। सेम फॉर द फीमेल, बस उसमें 2 ब्रेकर आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब आएगी तब वो ब्रेकर टूटता है, प्रोफेज 1, और दूसरा ब्रेकर टूटता है मियोसिस 2 आफ्टर द मीटिंग ऑफ व्हाट, जाइगोट फॉर्मेशन, तब टूटता है, ठीक है। सो ये है पेनिस रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हूँ बता चुका हूँ मैं तुमको, न्यूट्रिशन देगा, सेमनीफाइज ट्यूब्यूल और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो मैं तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तुम अभी तक मेरे साथ बने हो और तुमने बहुत अच्छे से ये चीज़ें पढ़ी होंगी। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में रटवा दिया हूँ सब कुछ। अगर कोई भी पॉइंट आता है एनसीईआरटी से तो तुमसे बन जाएगा, आई एम डैम श्योर। बस तुमको अटेंटिवली सुनना है ये सारा पूरा लेक्चर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें हैं दोस्तों, है ना, हमने पढ़ चुका है सारा चैप्टर। अगर कहीं भी दिक्कत आए जस्ट कमेंट में लिखना, आई विल बी मोर देन रेडी टू सॉल्व योर एनी डाउट्स, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सारी बातें हैं, और मेल में ये सारी चीज़ें भी बता दिया हूँ, ये सारी बातें भी बता दिया हूँ, सब कुछ है, फैलोपियन ट्यूब्स, ये सारी बातें हैं, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस पे क्या क्या है, oogenesis, ये सारी बातें भी हैं, और ये भी बता चुका हूँ, ओके। सो ये भी हो चुका है। सो तुम्हारे यहाँ पे 12 से 20 क्वेश्चन पक्के हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, ठीक है। सो अभी मेरे को कमेंट में बताना तुम लोग कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। तुम लोग बेसिकली ऐसा सपोर्ट दिखा रहे हो ना, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ तुम लोगों की वजह से, कि मैं और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ और अच्छा से तुमको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। सो लव यू दोस्तों, बहुत अच्छे हो तुम लोग, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। और नीट भाई काफ़ी ईजी सा चैप्टर है, चैप्टर तो नहीं भाई, नीट काफ़ी ईजी सा एग्जाम है, जो कि तुम ईजिली क्रैक कर सकते हो। हम दोनों साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो आओ चलते हैं अगले वीडियो पे, आ जाओ पढ़ते हैं।